चलो चलते हैं आगे। अभी लास्ट टाइम हम कौन सा सम कर रहे थे, कोई बताएगा? फर्स्ट सम कर लिया था पूरा। बोलो। हाँ हाँ डेफिनेटली, सारी एंट्रीज पढ़ लें एक बार। यार मैं उसका पीडीएफ बना के नहीं लाया हूँ। तो शायद नहीं, लेट मी कंप्लीट, मैं करवा दूंगा, दोनों पेपर डिस्कस करवाना मेरी ड्यूटी है। आप लोग का पिछले वाला पेपर भी मैंने थर्सडे को पेपर चेकर को भेजा है, तो वो मेरी गलती है, मेरे से डिले हो गया है। तो वो आप लोगों को 2-3 दिन में मिल जाएगा चेक होके। और आज का टेस्ट, विहान तूने अभी ऑनलाइन लिखा टेस्ट, तो टेस्ट पेपर का क्या किया भाई? भाई आवाज नहीं आ रहा है, सॉरी। भेज दिया ना तूने वी फास्ट या जैसे भी हो? ठीक है, और वो जो मैम है उनसे बात कर ले, उनसे ही बोल के आप अपने पास ही रखो, जो रिसेप्शन पे मैम रहती हैं, कि सब एक प्रॉपर ट्रैकिंग रहे। मैंने सोल्यूशंस दोनों टेस्ट के आपको भेज दिए हैं, देखे लोगों ने? ठीक है, चलेगा, आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2। आज अच्छा, कौन कौन मॉनिटर्स कौन थे ऑफलाइन टेस्ट में? जिसको मैंने चूज किया था, कोई कॉपी कर रहा था आज? बातचीत भी नहीं थी आज जरा भी? ठीक है। थोड़ी भी थी, थोड़ी भी थी। कौन कर रहा था बता? बता बता बता। हाँ हाँ बोल, डर मत। कौन कौन कर रहा था? कौन 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 बात कर रहा था बताओ? यही होंगी ना, यही लड़कियां हैं हमारे पास। तो फिर कौन कर रहा था? ये जानवी? सप्लीमेंट, सप्लीमेंट मांगना तो, सप्लीमेंट मांगना इज नॉट बातचीत। ठीक है, और कुछ नहीं। और कौन था मॉनिटर में, तेरे को भी बोला था क्या मैंने चेक? तुझे बोला था मैंने साले? कोई कर रहा था बातचीत? अरे मैं तो तेरे से पूछ रहा हूँ, कोई बातचीत कर रहा था क्या? इतना वो भरोसा हो गया उसको कि मेरे पे ही डांट रहे रहेंगे। भाई मैं क्या करूं, तुम मेरे को बताओ। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि ये लेवल ऑफ स्टुपिडिटी मैं कैसे किसी को समझाऊं कि क्लासेस के टेस्ट में कॉपी करना, मतलब मैं वो word- बेवकूफ लोग यूज करते हैं। बेवकूफ लोग क्लासेस के टेस्ट में कॉपी करते हैं। बेवकूफ गवार अनपढ़ लोग। किसी को अभी अगर फील हो रहा हो तो समझ जाओ तुम किस लेवल की बेवकूफी कर रहे हो। क्योंकि कुछ भी मार्क्स आ जाए, ये लाइफ में कहाँ काउंट होने वाले हैं, तुम मेरे को बताओ। ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, कि तुमको पता चले वेर यू स्टैंड, उसमें कॉपी कर रहे हो। चलो आगे चलते हैं गाइस। एक बार एक जर्नल एंट्रीज का रिवीजन करने का बात था, तो हम, बोलिए। हाँ। यस। डिवेंचर्स में तो हमने किया ही ना। ऑब्वियसली यस। लाइफ जिसकी फिक्स रहती है, उसमें रिडेम्पशन के टाइम क्या होने वाला है वो फिक्स रहता है। इसलिए तो अपन, एक्चुअली अगर तुमको याद हो तो इशू ऑफ डिबेंचर्स में हम एंट्री भी तो पास करते थे, क्रेडिट में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन लिखते थे और उसको डेबिट कर देते लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। मैं अभी बोल देता हूँ। मेरे को ये आदित्य से तुम बोलते क्यों नहीं हो, 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट लगेगा आदित्य, शांति से जाके बोलो कि भाई ये वीडियो नहीं आया है। वैसे मैं बोल दूंगा, मेरे को एक आध बच्चे का मैसेज आया हुआ है, मैं जाके चेक कर लेता हूँ। वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग अपलोड करते हैं, वो गलत वाले उस पर कर देता है, उसने ना दो बनाया हुआ है सीवी। हाँ। वाओ। दे देंगे ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक आध वीक का दिक्कत होएगा, बट पुरानी वीडियोस चल रही है ना अभी। हाँ चलेगा, ठीक है, तो थोड़ा सा अगर वीक। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, देखो वापस से गाइस, एक सेकेंड। ऐसा तो नहीं है कि वो मिलेगा नहीं, वो एक आध हफ्ते आगे पीछे होके वो ऐप का या फिर कोशिश कर ही रहे हैं इम्प्लीमेंट करने की, तो लेट देम डू इट। इट इज़ अ गुड थिंग ओनली, तुम्हारे लिए भी मोर कन्वीनियंट रहेगा। वो मेरे को भी बोल रहा था, आप बैठ के प्लेलिस्ट पे नाम लिखवाओ कब की कौन सी वीडियो है, तो वो डाल सकेंगे, तो मैं भी वो करवाता हूँ, बट बस वो करवाने का थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट आ रहा है।
बट मैं वो मेरा नेक्स्ट वीक तक करवाता हूँ, मैं उससे पूछ लेता हूँ, एटलीस्ट आपका एक्सेस दो, तो जो जो टीचर्स के वीडियोस रेडी हो गए हैं उस पर चढ़ने के लिए, एटलीस्ट वो आप लोग यूज करना स्टार्ट कर पाए, है ना। मैं पूछ लेता हूँ, अपन बाहर पूछ लेते हैं, लास्ट लॉ का लेक्चर और अकाउंट्स के लेक्चर। अकाउंट्स का वैसे अभी इतना कोई प्रेशर वाला नहीं चल रहा है, आई थिंक। वैसे कंपनी अकाउंट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट वो ऐसा है कि मतलब अपन बहुत स्लो कर रहे हैं। मतलब आई हाईली डाउट इसमें वीडियोस का जरूरत अभी पड़ रहा होगा। इसमें वीडियोस का जरूरत कब पड़ेगा पता है? तुम जब 12th के एग्जाम के बाद इसको देखोगे, तो अचानक से गैप हो गया रहेगा। तुमने एग्जाम में सिर्फ इशू ऑफ शेयर्स दिया है, फिर इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये चारों टॉपिक तब वापस आ जाएंगे फाउंडेशन के लिए। तब आपको वीडियोस की ज्यादा सहायता की जरूरत पड़ेगी, बट वील गेट दैट सॉर्टेड। चलो, लास्ट लेक्चर मिस हो गया था, कोई बात नहीं, ये अभी डिस्कस कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर का, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, समझ जाएगा, कोई इतना भारी नहीं था। तो हमने क्या सीखा था, इस पूरा ही रिवाइज करवा रहा हूं मैं आपको, अगर आपको याद हो तो। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने के लिए कंडीशंस क्या थी? पहला तो सिर्फ फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो सकते हैं। तो अगर पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स हो तो फाइनल कॉल करो, पैसा मंगाओ और फिर उसका रिडेम्पशन की एंट्री पास करो। अच्छा, अगर कुछ शेयर्स है जिसमें कॉल्स एंड अरियर्स है, क्या है, तो उनसे पैसा मांगो, अगर वो भर देते हैं तो अच्छी बात, नहीं भरते तो उनके शेयर्स फोरफिट करो। क्वेश्चन में बोला है तो रीइश्यू करो और फिर बाकी सारे शेयर्स को रिडीम करो। क्लियर है ये बात? अरे हाँ या ना? ठीक है। पहली कंडीशन ये कि सिर्फ फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये कि कैपिटल में रिडक्शन नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? जितने की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स आप रिडीम करेंगे, जितने की क्या के प्रेफरेंस शेयर्स आप रिडीम करेंगे, उतने ही की फेस वैल्यू के नए प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी शेयर्स आपको इशू करने पड़ेंगे, एक ऑप्शन ये। या उतना ही आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स यानी फ्री रिजर्व्स में से ट्रांसफर करके कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? सीआरआर में। कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? याद आया सबको? तो अगर मैं समझो 5 लाख रुपए की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहा हूं, समझो मैंने इक्विटी शेयर्स इशू किए 2 लाख की फेस वैल्यू के एट अ प्रीमियम ऑफ 40,000, तो 2 लाख यहां पे आ गया। 40,000 का प्रीमियम डज नॉट मैटर, है ना। एंट्री में मैटर करेगा, बट ये कंप्लायंस मीट करने के लिए मैटर। तो 2 लाख फ्रेश इशू माना जाएगा और 3 लाख का मुझे क्या बनाना पड़ेगा? सीआरआर। सीआरआर किस में से बनाया जा सकता है? डिविजिबल प्रॉफिट्स में से, दैट इज जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट एंड अदर free reserves which are available for distribution as dividend, available for distribution as dividend। एक और चीज याद रखना रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों, मतलब दोनों में से एक चीज आपको दी रहेगी सम में, दूसरी आपको खुद से समझनी रहेगी। कभी किसी सम में बोल देंगे फ्रेश इशू इतने का है, आप बताओ सीआरआर कितना बनेगा। कभी आपको सीआरआर का अमाउंट दे देंगे, आपको फ्रेश इशू प्रिडिक्ट करना रहेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे जब आप 5 लाख के सामने देख रहे हैं तो डिबेंचर्स का इशू कंसिडर करना, क्योंकि वो डेट होता है, हमें कैपिटल को कैपिटल से रिप्लेस करना है। प्लीज बताइए सबको दोनों कंडीशन समझी है? ऑनलाइन वाले भी प्लीज कंफर्म कीजिए इफ एवरीवन हैज अंडरस्टूड। सीआरआर को यूज कर सकते हैं सिर्फ फुली पेड अप बोनस शेयर्स इशू करने के लिए। तो फिर वो फुली पेड अप तो इवेंचुअली कैपिटल में ही चले गया ना एक तरीके से, इसीलिए तो कैपिटल से कैपिटल ही आया। नेक्स्ट, यहाँ पे वो सबकी डिटेल्स दी थी। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कुछ रहेगा तो उसको इमीडिएटली राइट ऑफ कर देंगे डिविजिबल प्रॉफिट्स में से। सिक्योरिटीज प्रीमियम तभी यूज करना अगर प्रॉब्लम में बोला हो तो। फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या आएगी? पहले प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एंड फिर एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। प्लीज बताइए, समझिए सबको। और प्रेफरेंस शेयर में वो 9% 8% जो भी डिविडेंड का रेट रहेगा वो नाम में लिखा जाएगा। अगर कुछ कॉल्स इन अरियर्स है वो रिसीव करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स। फॉरफीचर करने की प्रेफरेंस शेयर्स की एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर फॉरफीचर। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा अगर भरा ना हो तो, बट सिक्योरिटीज प्रीमियम के चांसेस जनरली कम रहते हैं क्योंकि लास्ट एक आध कॉल ही जनरली बाकी रहता है इसमें, इसलिए अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम देखने के चांसेस कम है। रहा तो वो तो आपको याद रहेगा। फॉरफीट कर दिया, रीइश्यू करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर प्रीमियम पे इशू करें
डेबिट होगा शेयर फॉर फीचर अगर डिस्काउंट पे रीइशू करें, हाँ या ना? बट डिस्काउंट कैन नॉट बी मोर देन द अमाउंट ऑफ फॉर फीचर, करेक्ट? ये बात सबको याद आई? ये अभी तक की कोई भी नई एंट्री नहीं है एक तरीके से, ये सब हमने जो इश्यू ऑफ शेयर्स में सीखा था मैंने वही डिस्कस किया। ऑनलाइन वाले भी बताइए यहां तक सब अग्री करते हैं? बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये भी वही एंट्री है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे बस एक चीज याद रखनी है, इवन इफ नो री इशू का क्या मतलब है, अगर आपने शेयर्स री इशू नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको कैपिटल रिजर्व में तो ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर शेयर्स अभी रिडीम ही हो रहे हैं तो फिर वो शेयर फॉर फीचर का ऐसा कुछ पर्पस बचने वाला नहीं है। शेयर फॉर फीचर क्या होता है, वो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होता है कि इन शेयर्स के सामने फॉरफिट किए तो इनके रीइश्यू में काम आएंगे। अब अगर हम पूरा लॉट ही रिडीम कर रहे हैं तो वो शेयर्स रीइश्यू होने वाले नहीं है, समझ रहे हो पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जैसे अगर 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हैं फेस वैल्यू के, जिसमें से अभी 10,000 के हमने फॉरफिट कर लिए, कितने के फॉरफिट कर लिए, तो कितने के बचे, हमने रीइश्यू नहीं करे हैं, रीइश्यू, तो अभी ये फेस वैल्यू के शेयर्स को हम क्या करेंगे, रिडीम करेंगे। बट जब आप रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल वाला लॉजिक देखेंगे तो आप यहां पे यही सोचिएगा कि 5 लाख का कैपिटल मुझे रिप्लेस करना है, ये बात क्लियर है? ये मत सोचिएगा 4,90,000 का रिप्लेस करना है, कितने का रिप्लेस करना है आपको, 5 लाख, क्योंकि कुछ तो वो फोरफिट कर रहे हैं ना, उसके सामने भी आपको रिप्लेसमेंट लाना ही पड़ेगा। रिप्लेसमेंट की एंट्री क्या होगी, शेयर्स पार पे इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सीआरआर क्रिएट करने के लिए एंट्री क्या होगी, डिविजिबल प्रॉफिट्स टू सीआरआर, एक रिजर्व कम करने के लिए डेबिट, दूसरा रिजर्व बढ़ाने के लिए क्रेडिट। डिविजिबल प्रॉफिट्स में जनरली क्या आएगा, पीएनएल अकाउंट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये सारी चीजें, हाँ या ना? चलें आगे। कभी कभार क्या होता है, अभी ये प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने, देखो बुक्स में रिजर्व होना और हाथ में एक्चुअली कैश होना दो अलग अलग चीजें। कोई बोलेगा कैसे सर को प्रॉफिट कमाया रिजर्व है तो कैश तो होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। समझो मैंने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया पिछले साल, इस साल अपन ने एक नई फैक्ट्री खोलने के लिए सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिजर्व्स दिख रहे हैं, क्योंकि वो फैक्ट्री एसेट्स पे तो अभी 10 साल 15 साल में डिप्रिसिएशन आके धीरे धीरे वो एक्सपेंस में ट्रांसफर होएगा, तो बुक्स में असेट दिख रहा है और सामने रिजर्व्स दिख रहे हैं, तो देयर इज द पॉसिबिलिटी कि आपके पास रिजर्व्स हो बट एक्चुअल कैश। एम आई मेकिंग सेंस? ठीक है, तो ऐसे केस में कई बार क्या करते हैं हम, कुछ इन्वेस्टमेंट्स या ऐसा सब बेच देते हैं टू जनरेट दैट मनी टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स। जब भी कोई सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगा, एक चीज याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो इसकी वजह से अप्लाई हो जाता है वो ये होता है कि इसका जो प्रॉफिट या लॉस रहेगा ये इन्वेस्टमेंट्स बेचने पे, वो भी मेरे पीएनएल अकाउंट में एडजस्ट होएगा। किस में एडजस्ट होएगा, पीएनएल अकाउंट में। तो क्या होता है, समझो आज मेरे पास सम दिया है, सम के स्टार्ट में जो बैलेंस शीट दी है उसमें मेरे पास पीएनएल अकाउंट में 1 लाख का बैलेंस है। कितने का बैलेंस है, समझो मैं 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहा हूँ, कितने के रिडीम कर रहा हूँ, तो बच्चे बोलेंगे और समझो सम बोलता है कि मैक्सिमम डिविजिबल प्रॉफिट्स यूज करो, तो बच्चे बोलेंगे 1 लाख पीएनएल 2 लाख फ्रेश इशू, हाँ या ना? ऐसा बच्चे सोच लेंगे, बट ये 1 लाख कैन बी चेंज्ड ड्यू टू 2 थिंग्स। वन इज प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, समझो इन्वेस्टमेंट की सेल पे 10,000 का लॉस है, तो 1,10,000 से कम होकर अब 90,000 रह जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, और एक चीज, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की वजह से भी ये पीएनएल चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो वो सब होने के बाद जो फाइनल रिजर्व का बैलेंस है उसको लेना है, बस वो याद रखना, सब में आएगा, मैं और डेप्थ में समझाऊंगा, चिंता मत करो। एंट्री पर्सपेक्टिव से असेट बेचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, लॉस रहेगा यहाँ डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट रहेगा क्रेडिट हो जाएगा, जो भी लॉस या प्रॉफिट है उसको अगली एंट्री में कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल में, समझा? चलें आगे। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने की एंट्री क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की लायबिलिटी कम कर देंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का खर्चा बता देंगे, टू किसको देना है पैसा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में लायबिलिटी बढ़ा दिया, ये लायबिलिटी कम कर दिया, ये खर्चा बढ़ा दिया, हाँ या ना? और ये खर्चे को फिर राइट ऑफ करेंगे तो पीएनएल टू प्रीमियम ऑन, क्या लिखा है मैंने, प्रीमियम
प्रीमियम पीओआर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, हाँ या ना? और यहाँ पे ये क्रेडिट हो जाएगा, करेक्ट और नॉट? फिर जब पे करेंगे तो एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक, हाँ या ना? सबको सब रीपे करना, पिछली बार भी यही पूछा था किसी ने। रिडीम करना मतलब क्या होता है? रीपे करना, पैसा रीपे कर दिया। कभी कभार रिडेम्पशन, देख वैसे तो लॉजिकली स्पीकिंग रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट ही होता है, बट एक वे में रिडेम्पशन कभी कभार बाय वे ऑफ कन्वर्जन भी हो जाता है। कन्वर्जन मतलब क्या? मैं तेरे को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करके दे दूं, बट वो अभी इस टॉपिक का रेलेवेंट पार्ट नहीं है, समझे? रिडेम्पशन मतलब क्या? पैसा रीपे करना। सबको समझा है क्या अच्छे से? चलें आगे, नेक्स्ट। फर्स्ट सम हो गया था हमारा, सेकेंड सम करते हैं। ऑनलाइन वालों को भी समझा है? क्वेश्चन नंबर 2। गाइस ये सब मैं कराता हूँ, फिर देखते हैं बना के, है ना? कल प्लीज कोई भी ऐसी मजाक मस्ती किसी और स्टूडेंट के साथ मत करना कि किसी को बहुत ज्यादा बुरा लग जाए। आपस में अपने फ्रेंड्स में मजाक मस्ती करो, दूसरे के साथ भी करो बट लिमिट में। और फिजिकल मजाक मस्ती तो जरा भी नहीं, किसी को मारा पीटी ये वो कुछ नहीं करना है। मैं तुम दोनों भाइयों को ही देख रहा हूँ ये सब। मेरे को ऐसे लग रहा है कि ये सारे नोटिफिकेशन जो मैं दे रहा हूँ, मैं ये क्लास में अनाउंस करने के पहले रणवीर धर्मवीर को अलग से बुला के बता दूं। वो बहुत डर है तुम दोनों क्या करोगे एक्चुअली। बाकी बाकी सबसे ज्यादा डर तो मुझे ही है। बोलेंगे बहुत बोलता है साले, क्लास में रुक तू आ। चलो, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कम द कैपिटल स्ट्रक्चर, बस शांत हो जाओ। The capital structure of a company consists of 20,000 equity shares of rupees 10 each fully paid up. बस क्या बोल रहे थे अभी? नॉनसेंस है यार। 20,000 equity shares of rupees 10 each and 1,008% redeemable preference shares of 100 each fully paid up issued on 1 April 2021। तो गाइस ये फुली पेड अप शेयर्स है, तो पार्टली से फुली कन्वर्ट करने वाला स्ट्रेस तो नहीं है। कितने फेस वैल्यू हो गई प्रेफरेंस शेयर्स की? मतलब आंसर पूछा है ना? 1 लाख हो गई। मतलब इतना क्या डिफिकल्ट हो रहा है? 1 लाख। वो मेरे को बता रही है कैलकुलेट कैसे करना है। मेरा हो गया है, फाउंडेशन इंटर फाइनल सब क्लियर कर लिया मैंने। आपको करना है अब। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस स्टूड एज, जनरल रिजर्व में कितना पैसा है अपने पास? प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है? इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, जिसमें से 5,000 फ्री नहीं है, तो 10,000 में से 5,000 अवेलेबल है कि नहीं है? बाकी का अवेलेबल नहीं है। सिक्योरिटीज प्रीमियम 2,000। Cash at bank amounted to 98,000. Preference shares are to be redeemed at a premium of 10%, and for the purpose of redemption, the directors are empowered to make fresh issue of shares at par, equity shares at par, after utilizing the undistributed reserves and surplus। तो जितना reserves हो सके उसको utilize करो, subject to a condition that the sum of 20,000 shall be returned in general reserve, it should not be utilized past journal entries to give effect। सबसे पहले मैं इसमें क्या बनाना चाहूंगा पता है? एक वर्किंग नोट। जनरल रिजर्व, पीएनएल और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये 3 रिजर्व्स मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं है? कोई बोलेगा अच्छा सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है, बट वो एक फ्री रिजर्व नहीं है ना। मैं फ्री रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? ये 3 डिविजिबल प्रॉफिट्स अवेलेबल है हमारे पास। मेरे को बताओ सिक्योर ये जनरल रिजर्व का कितना बैलेंस है? यहाँ पे लिख दिया 80। पीएनएल में कितना है? और इसमें 5 लिखता हूं, ओनली फ्री पार्ट। टोटल इसमें कितना है बच्चों? 10। बट 10 में से 5 उसने बोला फ्री
तो 5 ही फ्री हुआ ना। मुझे तो फ्री रिजर्व्स देखने के नहीं देखने हैं, मुझे जो अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड है वही पार्ट देखना है। कोई बोलेगा सर ये समझा नहीं, 10 में से 5 फ्री है 5 फ्री नहीं है। तो 10,000 का रिजर्व क्रिएट किया, 5,000 हम क्या बोलते हैं कि हम इस रिजर्व को यूटिलाइज ही नहीं करेंगे, वो सिर्फ जब इन्वेस्टमेंट सेल होएगा तभी चेक करेंगे। बाकी 5,000 आप डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अवेलेबल है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यस मोरलेस सिमिलर ही है, मोरलेस क्या सिमिलर सेम ही है, ठीक है। अब वो करता हूँ ना, अरे मैं खत्म थोड़ी ना हुआ सम, आई हैव तो जस्ट रिटर्न ओपनिंग बैलेंसेस, इसमें तो ओपनिंग में ही इंपैक्ट है इसलिए वैसे लिखा, बाकी सब चीजें मैं करूंगा। 2 मिनट शांति रखिए, ठीक है। अभी सवाल ये है कि मेरे पास जो रिजर्व्स हैं या जो पीएनएल का बैलेंस है वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो सकता है। सबसे पहला मैंने आपको बताया 2 चीजों में आपके डिविजिबल प्रॉफिट्स इंपैक्ट हो सकते हैं। एक अगर प्रॉफिट या लॉस है ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक या तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है या ना। इस समय कुछ इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट लॉस का इंपैक्ट है क्या, तो मैं यहां पे लिखता हूं प्रॉफिट स्लैश लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख के सब में एनए लिख देता हूं, हाँ या ना। इस सब में वो अप्लाई हो रहा, ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं कि नहीं है, ये लिख दिया नॉट एप्लीकेबल। चलूं आगे, फिर आता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, हाँ या ना। कितने टोटल फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 1 लाख, उस पर कितना परसेंट प्रीमियम देने वाले हैं, तो 10,000 का घाटा होएगा। वो 10,000 मैं मेरे यहां से पीएनएल में से कम कर दूंगा कि नहीं कम कर दूंगा, अरे हाँ या ना। एक ही जगह से कम करना है ना, या तो पीएनएल से करे या तो जनरल रिजर्व, डज नॉट मैटर, हाँ या ना। क्वेश्चन एक और चीज बोलता है कि प्रेफरेंस शेयर्स के फिर उसके बाद वो क्या बोलता है कि 20,000 रुपए तो जनरल रिजर्व में क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, वो भी मैं यहां से हटा देता हूं। मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस रिक्वायर्ड, जनरली ये हर सम में हो ऐसा कोई जरूरी इस सम में है। जनरल रिजर्व में बोला है ना 20,000 रुपए, तो वो मैं साइड रख दूंगा कि नहीं रख दूंगा, पीएनएल में ऐसा कुछ बोला नहीं है, इसमें कुछ ऐसा बोला। तो यहां पे जो मुझे मिलेगा वो होगा मेरा अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन, हाँ या ना। सब समझ रहे हैं मैंने कैसे वर्किंग बनाया। 80 में से 20 माइनस किया, यहां 10 और यहां 5। अगर आपने ये वाला 10,000 जनरल रिजर्व में एडजस्ट किया होगा तो यहाँ 50, 20 और 5 आ जाएगा, डज नॉट मैटर, टोटल 75 अवेलेबल रहेगा हमारे पास। मानते हैं सब लोग। अच्छा, अभी सवाल क्या, एक और इक्वेशन मैंने क्या आपको सिखाया था, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम इज इक्वल टू फ्रेश इश्यू प्लस, ये 1 लाख है फ्रेश इश्यू पता। अब ये मुझे 75 मिल गया कि नहीं मिल गया, सीआरआर में 75 बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं, तो एक्स माने फ्रेश इश्यू 25,000 का करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, 25,000 की, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, 25,000 डिवाइड बाय 10 रुपए की एक फेस वैल्यू का शेयर है ना, इक्विटी शेयर कितने की फेस वैल्यू का है, तो हमें कितने 2500 इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे। अगर वो प्रीमियम पे इशू होते हैं तो हमारे पास पैसा 25,000 से ज्यादा आएगा, हाँ या ना, बट वो मैटर करता नहीं है। इजी लगा टफ लगा, वर्किंग समझा सबको लॉजिकली। एक और बार रिपीट कर देता हूँ शांति से। ओपनिंग बैलेंस जनरल रिजर्व में कितना है, पीएनएल में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 10 है, बट 5 अवेलेबल नहीं है, तो फ्री कितना है 5। कुछ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट लॉस हुआ क्या, कुछ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का प्रीमियम है क्या, कितना है, वो हमने एडजस्ट कर दिया पीएनएल में से। हमारे को मिनिमम बैलेंस कितना रखना है जनरल रिजर्व में, तो जनरल रिजर्व कितना यूज कर सकता हूं, ये कितना यूज कर सकता हूं 10 और 5 यहाँ पे, तो टोटल मिला के 75 यूज कर सकता हूँ। मुझे 1 लाख की फेस वैल्यू के प्रेफरेंशियल रिडीम करने हैं जिसमें से 75 सीआरआर बन सकता है, तो फ्रेश इशू सिर्फ कितना करना पड़ेगा 25,000। प्लीज बताइए सबको समझा, इजी है या टफ है, ठीक है।
₹25,000 का फ्रेश इशू करना है जिसमें से एक शेयर की फेस वैल्यू 10 है, तो 2500 इक्विटी शेयर्स होंगे। लेट अस सी हाउ द एंट्रीज आर फ्लोइंग। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, शांति से बैठे रहिए। पहले, सबसे पहले जनरल रिजर्व 60 है ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में दिखाया भी है 20 - 10, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, है ना। टू सीआरआर कितना हो गया 75। डू यू गाइस एग्री? सीआरआर क्रिएट करने की एंट्री करी, फ्रेश इशू की एंट्री करें, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000 कुछ प्रीमियम नहीं है। वेरी गुड। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने की एंट्री पास करेंगे। अरे हाँ या ना। कोई बोलेगा सर यहाँ पे आपको कैसे पता था, पीएनएल आपने 10,000 कम कर दिया था, वो एंट्री तो बाद में आती है, बट वो अक्कल पहले लड़ानी पड़ेगी। समझ रहे हो? एम आई मेकिंग सेंस? इस स्टेज तक वो प्रीमियम एंड रिडेम्पशन सेट ऑफ हुआ, बट आपको पता ही है ना अगले एंट्री में होने ही वाला है, इसलिए पहले उसको साइड में छोड़ दिया। समझा? 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लाइबिलिटी कम करने के लिए डेबिट 1,00,000, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 10,000, खर्चा टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितना पे करना है? कितना पे करना है? ये जो खर्चा है इसको सेट ऑफ करेंगे पीएनएल टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। डज एवरीवन अग्री? अरे हाँ है ना। और फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक। इजी या टफ? सबको समझा अच्छे से? एक और चीज हमने पिछली बार भी डिस्कस की थी, ये प्रीमियम और रिडेम्पशन अभी हम एक्सपेंस मान रहे हैं, समझो जब इशू किया तभी ऑलरेडी इसकी लाइबिलिटी क्रिएट कर दी होती और लॉस रिकॉग्नाइज कर लिया होता, तो ये सीधा लाइबिलिटी में कैंसिल होता, फिर आपको ये एंट्री पास करने की जरूरत नहीं होती। जब आपको याद है जब हम इशू ऑफ डिबेंचर सीख रहे थे, तो डिबेंचर्स में हम जो भी लॉस रहता था उसको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में इमीडिएट डेबिट कर देते थे ना। अगर वैसा आपने प्रेफरेंस शेयर्स के टाइम पे भी किया है तो यहाँ पे ये लॉस मतलब पीएनएल में ट्रांसफर नहीं होएगा। फिर क्या होएगा, आप ये बोलेंगे, जब आप ये डेबिट करेंगे तो आप ये बोलेंगे लाइबिलिटी कम हो रहा है, ना कि एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। सब समझ रहे हैं अच्छे से? क्योंकि फिर वो लाइबिलिटी कंबाइन करके हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के नाम पे ट्रांसफर कर दी। इजी लग रहा है, टफ लग रहा है? पक्का? चलिए, मैं चाहूंगा सब लोग ये पांचों एंट्री लिख लीजिए, फिर मैं आपको वर्किंग नोट भी लिखने का टाइम देता हूँ। ईशान, तूने लास्ट लेक्चर मिस किया था, आई थिंक तू बोल रहा था, हो गया क्या? समझा है अच्छे से यहाँ तक? ध्यान, अगर प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑलरेडी एक लाइबिलिटी होता तो इसका मतलब है कि जो लॉस है वो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हो गया होता, तो जो प्रीमियम पीएनएल टू प्रीमियम और रिडेम्पशन वाली एंट्री करते हैं वो करने की आवश्यकता नहीं बचती। ठीक है? हाँ, इधर हमने पीएनएल में, वही तो बोल रहा हूँ, वही तो नहीं होता, बाकी सब तो सेम ही होता। पीएनएल में लेस किया, यस, क्योंकि वो सेट ऑफ किया इसलिए ना, अगर नहीं सेट ऑफ करता तो यहाँ पे लेस भी क्यों करता? तू ही सोच। डन? स्क्रॉल करूं? सबको ये वर्किंग नोट भी अच्छे से समझा है? यस, 85 हो जाता। यस। क्या कर रहा है विहान? सेम ही चीज तू मेरे को 4 बार पूछ चुका है। कैसे भी घुमा ले, वो 10,000 वर्किंग से निकलेगा तो सारे इम्पैक्ट चेंज होंगे ना। ऑब्वियसली ना यार, इसमें क्या इतना बहुत किडिश चीज कंफर्म कर रहा है तू? अगर वो 10,000 चेंज होएगा तो सब जगह इम्पैक्ट दे दो ना इधर। थैंक यू। चलें आगे।
नेक्स्ट बढ़े आगे। थर्ड सम, स्क्रीन की तरफ देखिए। बैलेंस शीट दिया है आपको, एक्सट्रैक्ट दिया है रादर, पूरा बैलेंस शीट नहीं है मेरे हिसाब से कि पूरा है, शायद पूरा है। चेक कर लो 290 प्लस 48 प्लस 56 कितना होता है, और सामने एसेट्स में भी उतना है कि नहीं है, चेक करो एक बार सब लोग। कितने लोगों के पास कैल्सी और लॉन्ग स्केल नहीं है? क्यों नहीं है? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, यहाँ पे खड़े हो, खड़े। दोनों साइड टैली हो गया। बातचीत करने के लिए ही खड़ा किया, शर्म ही नहीं है, पनिश हो रहे हो और उसमें बातचीत कर रहे हैं यार, वेरी बैड। चलो, क्या दिया है? शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 50 ईच इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2,25,000। तो ये जो 290 है इसका ब्रेकअप कैसा है? 225 के इक्विटी शेयर्स हैं एंड 100 ईच ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 65,000। 65,000 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, देख रहे हैं आप लोग? दोनों मिला के 290 सही बैठता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिर्फ क्या है? इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ, कंपनी ने क्या डिसाइड किया? सारे इन्वेस्टमेंट्स कितने में बेचेंगे? इन्वेस्टमेंट्स है कितने के? तो 3,500 का क्या हो जाएगा? लॉस। कंपनी सब्जेक्ट टू फाइनेंस पार्ट ऑफ द रिडेम्पशन फ्रॉम, सब्जेक्ट टू लीविंग अ मिनिमम बैंक बैलेंस ऑफ, तो 31,000 में से भी हम कुछ पैसा यूटिलाइज कर सकते हैं, बट 12,000 तो छोड़ना रहेगा हमें। और फिर मिनिमम इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं टू फंड दिस, हाँ या ना? अभी देखिए कैसे होएगा ये सम, बहुत अच्छा सम है, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको दोनों चीजें मैनेज करनी है, पैसा भी मैनेज करना है और कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस भी मैनेज करना है, वो फेस वैल्यू वाला, हाँ या ना? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अभी यार ये क्या बोलूं मैं, इतना नेटवर्क जा रहा है वो दर्शल का, हर हर ऑल्टरनेट चीज में बोलना स्टार्ट करता हूँ वो गायब रहता है। चलिए, पीएनएल अकाउंट में कितना बैलेंस है बच्चों? 48,000 है। दिस इज माय ओपनिंग बैलेंस, हाँ या ना? ठीक है, इसमें से लेस क्या क्या होएगा? लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना? 3,500, 18,500 की इन्वेस्टमेंट हम 15,000 में बेच रहे हैं। फिर उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है ना 10% का, 65,000 का 10% लेस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 6,500 है, लेस मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस। इस सब में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट कि रिजर्व्स का कुछ मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस बोला है क्या? नहीं, वो बैंक बैलेंस का बोला है। तो ये 38 हुआ कि नहीं हुआ? है ना? पीएनएल अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन, है ना? अच्छा, अभी फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी इज इक्वल टू फ्रेश इशू प्लस सीआरआर, ये कितना है? 65 है, अरे हाँ है ना? फ्रेश इशू पता प्लस सीआरआर कितना बना रहे हैं? x इक्वल टू 27 आया कि नहीं आया? कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस ये कहता है अगर आप 27,000 के फ्रेश इक्विटी शेयर्स इशू करोगे फेस वैल्यू के तो आपका काम हो जाएगा, हाँ या ना? अभी अपने को दिस इज एज पर कंपनीज एक्ट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना? दिस सेज के मेरा मिनिमम फ्रेश इशू कितना होना चाहिए? 27,000। अब हम करेंगे एज पर कैश फ्लो नीड्स।
हमें रिडीम करने के लिए रोकड़ा तो चाहिए कि नहीं चाहिए? यार बुक्स में रिजर्व्स दिख रहे हैं, वापस से बोल रहा हूं, डज नॉट मीन उतना मेरे पास कैश में पैसा अवेलेबल. डज इट मीन दैट? व्हाट इज द बैंक बैलेंस का ओपनिंग? 31,000. अभी ये सोचो बैंक में पैसा कहां कहां से आएगा और कहां कहां पे जाएगा, है या ना? प्लस करता हूं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 15,000. इसमें प्रॉफिट लॉस देखने की आवश्यकता, हाँ या ना? और मिनिमम कितना बैलेंस छोड़ना है, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? लेस मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट्स कितना है? 12,000. लेस पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. मेन तो यही है ना? अरे हाँ है ना? 65,000 उनकी फेस वैल्यू का पे करना है और 6,500 उनको फेस वैल्यू और प्रीमियम, दो चीजें पे करनी है कि नहीं करनी है? अरे मानते हो कि नहीं मानते हो? तो अब बताओ मेरे को, फ्रेश इशू कितना आएगा? हाँ माइनस, हाँ 37,500 बोल रहे हैं. 37,500 ये नेगेटिव है, बट ठीक है, वो नेगेटिव मतलब 37,500 का फ्रेश इशू करना रहेगा कि नहीं करना रहेगा? अब ये याद रखिएगा, ये वाला फ्रेश इशू कैन बी इंक्लूडिंग प्रीमियम, क्योंकि यहां पे हम रोकड़ा देख रहे हैं. ये कोई कंपनीज एक्ट का रिक्वायरमेंट, जब मैं ये देख रहा हूं कि कैश कितना आ रहा है या जा रहा है, तो उसमें तो मैं प्रीमियम इंक्लूड करूंगा कि नहीं करूंगा? करूंगा ना गाइस. आप ध्यान से समझिए, यहां पे क्या था, ऊपर में यहां पे प्रीमियम क्यों नहीं लेता था? क्योंकि कंपनीज एक्ट ने मना किया. किसने मना किया? यहां पे मुझे कोई कंपनीज एक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है. मैं क्या मैनेज कर रहा हूं? अपना कैश फ्लो नीड्स को मैनेज करने के लिए कर रहा हूं. तो कैश फ्लो में रोकड़ा जब आता है, कोई नोट आपके हाथ में आता है, तो नोट पे लिखा रहता है क्या ये फेस वैल्यू का नोट है या सिक्योरिटीज प्रीमियम का? नोट तो नोट होता है, हाँ या ना? आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चाहे आप फेस वैल्यू से जनरेट करें चाहे प्रीमियम से, उसको उससे फर्क पड़ेगा. फ्रेश इश्यू से टोटल रोकड़ा कितना आना चाहिए? अच्छा, अभी यहां पे देखिए, हम फ्रेश इश्यू कर कितने पे रहे हैं? कुछ प्रीमियम पे बोला है क्या? नहीं ना. तो हम 50 रुपीज पे ही कर रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इंक्लूडिंग प्रीमियम इवन दो नॉट डज नॉट अप्लाई इन दिस सम, आप लिख के रखिएगा. यहां पे आप फॉर्मूला क्या आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 37,500 डिवाइड बाय इश्यू प्राइस. कोई बच्चा स्मार्ट रहेगा ना, तो जैसे मैं लिख रहा हूं उसको समझ जाएगा. तो 37,500 डिवाइड बाय 50, बताओ कितना आता है? 750. यहाँ पे 750 आ जाएगा, हाँ या ना? ऊपर अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूं ना, तो नंबर ऑफ शेयर्स में मैं क्या लिखूंगा पता है? 27,000 डिवाइड बाय फेस वैल्यू. फर्क समझे? उसमें मैंने क्या लिखा? इशू प्राइस. यहाँ क्या लिखा? फेस वैल्यू. मेक सेंस? तो 27,000 डिवाइड बाय 50 कितना आता है? 540 आता है. तो अभी गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट जो है उस हिसाब से 540 शेयर्स इशू करने हैं, बट कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए कितने इशू करने हैं? तो क्या इशू करेंगे, 540 या 750? क्या इशू करेंगे आपके हिसाब से, आप बताइए. हाँ 540 वाले हाथ उठाइए, 750 वाले हाथ उठाइए. 750 इज द करेक्ट. 540 इशू करेगा तो कैश फ्लो कैसे मैनेज करेगा? रिडीम करने के लिए, पेमेंट करने के लिए पैसा ही नहीं है ना तेरी पॉकेट में. समझ रहा है भाई? यू विल इशू हायर ऑफ द टू. सिंपल, यू विल इशू, क्योंकि दोनों में से एक भी रिक्वायरमेंट मीट ना हो, ऐसा चलेगा क्या? समझो यहां पे 100 आता, कैश फ्लो नीड्स के हिसाब से 100 आता, बट गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट 540 है, तो भी कितना इशू करना पड़ता? 540. अब गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट 540 है, बट गवर्नमेंट की बात मान के भी तू पैसा रीपे कर पा रहा है क्या? तो देखो 750 करने, गवर्नमेंट ने मिनिमम फ्रेश इशू बोला है, मैक्सिमम वर्ड यूज किया. 540 उनका मिनिमम है, तो 750 चाहिए, तो 750 तो इशू कर सकता है. समझा?
गाइस लोगों को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जिन जिन ने 540 पे हाथ उठाया था उनको लॉजिक समझा है। 540 मिनिमम फ्रेश इशू है एज पर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, बट मेरी कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से 750 जाना है तो हम 750 जाएंगे। सबको समझा? ऑनलाइन वाले भी प्लीज कंफर्म कीजिए इफ यू अंडरस्टूड। बताता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन एक ही बच्चे ने कंफर्म किया है, बाकी एक डाउट है विहान का, वो भी मैं अच्छा क्वेरी है, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, विहान ने एक एग्जाम्पल इसमें बोला ऑल्टर कर दें, समझो सर ऐसा बोला होता लेट्स से कि इशू कर रहे हैं हम 10% के प्रीमियम पे, इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो ये सब में ये जो वर्किंग है ये कैसे चेंज होती? ये तो सेम रहता, ऊपर के हिसाब से कितने शेयर्स आ रहे हैं, अब नीचे क्या चेंज हो जाता? ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 50 के बदले कितना आ जाता? 37,500 डिवाइड बाई 55 करो, कितना आता? 681 पॉइंट समथिंग है, तो 682 शेयर्स आते हैं, हाँ या ना? तो वी वुड हैव गॉन विद 682। समझे सब लोग? कभी भी अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, शेयर्स वेयर्स में अगर समथिंग, मतलब इसका राउंड ऑफ का रूल क्या होता है कभी भी शेयर्स डिबेंचर्स के लिए, 681.1 भी आ रहा है ना, तो आप 682 करेंगे। इट इज ऑलवेज राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट डिजिट। 0.1 भी है तो भी इट इज राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट। समझा ये बात? इसमें वो 0.5 वाला रूल अप्लाई करना होता नहीं, ये सिर्फ शेयर्स वेयर्स के जब ऐसा कुछ डिटरमाइन कर रहे हो। लॉजिकली इसका आंसर कैसे बैठता है, अगर तेरे को 681.1 शेयर्स इशू करके वो पैसा मिलेगा तो तू थोड़ा भी कम जाएगा तो कैश का शॉर्टफॉल हो जाएगा। शॉर्टफॉल नहीं कर सकते, थोड़ा एक्सेस ले लो। तो ये लॉजिक अप्लाई करना, जहां पे भी ऐसा होएगा वहां पे अगली डिजिट पे राउंड ऑफ करना। समझा? ठीक है, डिस्काउंट तो हो ही नहीं सकता, तो डिस्कशन ही खत्म हो गया। क्या? क्यों नहीं हो सकता है? अगर हो सकता है, यहाँ पे समझ, अभी तेरे पास ये कैश ही 31 के बदले 81 होता या 51 होता फॉर दैट मैटर, तो तेरा 20,000 का रिक्वायरमेंट कम हो गया तो 17,500 हो जाता। तो वही बोला, हायर ऑफ द टू, दोनों के नंबर ऑफ शेयर्स में जो ज्यादा रहेगा वो इशू करना पड़ेगा। सबको समझा? कोई डाउट इसमें? समझिए यहाँ पे तेरा 682 शेयर्स आ रहा है, अभी भी जो चेंज, ये समझ 300 शेयर्स आ रहा होता, कितना आ रहा होता, तो तू 540 शेयर्स इशू करती। क्लियर? आई होप सबको मैंने ये समझाया है। देखो यही मैं मानता हूं अब मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूं। दिस वर्किंग नोट वाला जो पार्ट है, दिस इज वेयर आई कैन ऐड वैल्यू टू यू बाय एक्सप्लेनिंग दिस इन डेप्थ। आई होप सबको ये समझा है। अब अपन देखते हैं कि अपना सम में ये सब सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कंपनीज एक्ट ने एग्जैक्टली क्या बताया है, कैन यू रिपीट? अरे विहान तू क्या बोल रहा है, यही तो अपन ने इतना टाइम तो डिस्कस किया कि आपका जो रिप्लेसमेंट, पूरा चैप्टर ही तू तो भूल गया है कि रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय कैपिटल। तो अगर आप 50,000 की फेस वैल्यू के शेयर्स रिडीम कर रहे हैं, ये जो इक्वेशन है ना, ये कंपनीज एक्ट की इक्वेशन है, समझे? ये कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है और कुछ नहीं, ये है मेरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। समझे? उसके लिए ये वर्किंग मैंने क्यों करी, बेस्ड ऑन माय फैक्ट। समझे हो? माय फैक्ट्स मतलब दिस कंपनीज फैक्ट। जब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंपनीज एक्ट रिक्वायरमेंट, तो पूरा कंपनीज एक्ट ने नहीं बोला है, कंपनीज एक्ट ने सिर्फ ये पार्ट बोला है, हाँ है ना? बाकी सब तो उसकी वर्किंग करने के लिए मैंने अप्लाई किया है कि नहीं किया है? समझ रहे हैं सब लोग? तो यार थोड़ा सा जागरूक रहो। आई थिंक आई वाज फेयरली क्लियर हमेशा कि कंपनीज एक्ट की क्या रिक्वायरमेंट्स है। जब मैंने ये भी पार्ट पढ़ाया था तो बोला था इसमें कंपनीज एक्ट की दो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स है, एक पार्टली पेड को नहीं कर सकते। यार इतना सब तो सीखा था अपन ने। भाई बहुत भूल रहे हो आप लोग सब, प्लीज रिवाइज करो यार पिछली बार का पढ़ा हुआ। कोई ये मत बोलना वीडियो नहीं था, वीडियो नहीं भी था तो आपको लिखाया तो है, क्लास में तो थे। वीडियो का टेक्नोलॉजी आ जाए, आपको क्या लग रहा है आपसे कोई पहले बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा था, लाइफ में कभी रिविजन हो ही नहीं रहा था क्या? मैं, दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज फॉर द वीडियोज नॉट बीइंग अवेलेबल, बट दिस इज एन एक्सक्यूज फॉर नॉट रिवाइजिंग। दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज फॉर नॉट रिवाइजिंग। आपके पास अवेलेबल है नोट्स, आपके अवेलेबल हैं, हमने क्लास में किया हुआ है, वो लिखित में अवेलेबल है, तो फिर आप वरना अपने क्लास में लिखा क्या? मेरे को ये कभी भी आके मत बोला मैंने पिछले लेक्चर का रिवाइज नहीं किया। आप अनलेस आप एब्सेंट है, एब्सेंट वाले के लिए एक इशू है कि वीडियो के बिना मैं कैसे करूंगा, रिवीजन वाले के लिए नहीं है।
रिवीजन वाले को मैक्स एक आध डाउट हो सकता है कि सर ये डाउट मेरे को नहीं समझा, तो मैं वीडियो नहीं था तो क्लियर नहीं कर पाया। वैसे हम लोग दोस्तों को भी कॉल करके पूछ लेते थे, तो भाई ये क्या हो रहा है, तो तुम भी वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो। चलें आगे। ठीक है, सम देखोगे अभी स्क्रीन की तरफ, 750 शेयर्स हमने डिसाइड किया था, फ्रेश इशू हो गया, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 750 शेयर्स इनटू 50 दैट इज 37,500। देखा सबने? यहां तक पहुंचने के लिए हमने कितनी मेहनत करी है वो भी देखा सबने। वो नंबर्स देखो, एंट्रीज डिफिकल्ट नहीं है इसमें। एंट्रीज डिफिकल्ट है क्या? 5-6 नई एंट्री है, कोई भी रट्टा मार के लिख सकता है। द होल पॉइंट बीइंग लॉजिक कैसे वहां तक पहुंचना है, अमाउंट्स क्या लिखने हैं, वो मैटर करता है। सबको 37,500 कहां से आया समझा अच्छे से? फिर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कितना? 27,500। अभी कोई बोलेगा सर आपके वर्किंग नोट में तो यहाँ पे कितना लिखा था? 38 लिखा था, करेक्ट? देख रहे हो ये? बट यार अगर मैं अभी 37,500 का फ्रेश इशू कर रहा हूं तो मैं 38 का सीआरआर क्यों बनाऊंगा? आप समझ रहे हो? आइडियली फ्रेश इशू प्लस सीआरआर शुड बी इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड, है ना? पहले मैं ये बोल रहा था मैं ये 38 बनाऊंगा, तब मैं ये कितना करने वाला था, बट अब ये 27 के बदले मैंने कितना कर दिया ये, तो ये भी तो मैं कम करूंगा ही ना। ये 27.5 होगा ना, क्योंकि दोनों मिला के कितना होना चाहिए? 65। सबको समझा? एम आई मेकिंग सेंस? कोई बोलेगा बट सर फिर वो वर्किंग नोट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक वे से मैंने कंप्यूट करना था, तब ये 38 लिखा था। बट अब ऐसा हो गया कि मैं ये वाला फॉलो ही नहीं कर रहा हूं, तो जो मैं फॉलो कर रहा हूं, इनफैक्ट मेरे को यहां पे लिख भी देना चाहिए सीआरआर टू बी क्रिएटेड, है ना? एक सेकेंड, नंबर ऑफ शेयर्स के लिए भी लिख देता हूं, इज इक्वल टू 750 हायर ऑफ द टू। ठीक है, ऐसे लिख दिया, सबको याद रहेगा? दो मेथड से जो हमने कंप्यूट किया उसका जो हायर वाला है वो लेने का। अब सीआरआर कितना क्रिएट करना रहेगा वो सवाल है ना? उसके लिए एंट्री तो वही रहेगी, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी करेक्ट इज इक्वल टू फ्रेश इशू प्लस ये 65 है, ये 37.5 है ना? अब ये नंबर कंफर्म है ना, तो ये x हो जाएगा, x इज इक्वल टू 27.5 के। कोई बोलेगा सर ये आपने पहले 38 लिखा था, ये 38 तब अगर हम 27 का ही फ्रेश इशू करते तो मुझे 38 बनाना पड़ता है ना? मैंने फ्रेश इशू बढ़ा दिया तो सीआरआर तो मैं कम कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? आप समझ रहे हैं? वो सिचुएशनल था, वो उस सिचुएशन में अगर वो सिचुएशन में आगे बढ़ता तो होता है ना? बट ड्यू टू माय कैश फ्लो नीड्स मेरे को फ्रेश इशू बढ़ाना पड़ा। अब सीआरआर फिर थोड़ा कम कर दूंगा ना यार मैं, सिंपल है ना? समझ रहे हैं सब लोग? तो यहाँ पे सीआरआर में गया 27,500, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स बेचा 15,000 में, और उसका जो लॉस है मैं क्या करता हूं यहाँ पे एंट्री कैसे करता, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,500, टू इन्वेस्टमेंट्स करता मैं यहाँ पे 18,500, आया ना? और फिर मैं लिखता पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। दिस इज हाउ आई हैव ऑलवेज टॉट यू, राइट? मैं फिर से एक बार बता देता हूं, हम यहाँ पे क्या करते, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट 3,500, टू इन्वेस्टमेंट्स आता 18,500, राइट गाइस? और फिर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट कितना 3,500। इजी टफ बात तो सेम ही है, कुछ फर्क पड़ने वाला। चलें आगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 65, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 6,500 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। फिर ये जो 6,500 का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है उसको हमने पीएनएल में राइट ऑफ कर दिया है ना? करेक्ट और नॉट? फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक। कोई डाउट इसमें? Alternatively, two entries can be passed for issue of shares at par, though not needed. वही बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, है या ना?
इजी है या टफ है, प्लीज बताइए। हम्म। जो चीज मैंने कैश फ्लो का वो वैसे एक वर्किंग में बनाई, इन्होंने यहाँ पे लेजर अकाउंट बना के ढूंढी थी बैंक के। ओपनिंग 31 है, इन्वेस्टमेंट्स बेच के कितना आएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना जाएगा, और बैलेंस कितना होना चाहिए, तो मुझे कितना चाहिए। मैंने यही चीज ढूंढी, मैंने अलग तरीके से ढूंढी, इन्होंने अलग तरीके से। कोई डाउट इसमें? हाँ, बस हो गया। चलिए लिखना स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। मेरे को समझ नहीं आ रहा लोगों को समझा है कि नहीं समझा है। समझा है क्या लोगों को? बैठ जाओ तुम लोग सब। ये सम ये सम बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव है कि इसमें आपको कंपनीज एक्ट वाला तो रखना ही है माइंड में, और सामने पैसे को भी रिक्वायरमेंट को मीट करना है। इस एंट्री सबका हो गया है क्या, लिख के ऑनलाइन? तो मैं वर्किंग नोट प्रेजेंट कर देता हूँ, एक सेकेंड ना। ठीक है। अच्छा एक सेकेंड ना, एक चीज मेरे को बोलनी थी। जैसे यहाँ पे इन्होंने वर्किंग नोट में सिर्फ बैंक अकाउंट बनाया है, गाइस एक सेकेंड ना। वो बैंक अकाउंट सिर्फ बनाना गलत क्यों हो जाता? प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज प्लीज। तू एक काम कर, खड़े होके वहां पे जा प्लीज। तू अभी बोला ना, खड़े होके वहां पे जा प्लीज। नहीं नहीं नहीं, प्लीज उधर जा, मैं जब बोल रहा हूँ कुछ मत बोल। जा उधर, प्लीज 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 जा ना। अरे कोई पनिशमेंट नहीं है, वहां पे बैठना ही है तेरे को, नीचे तो ही ना जमीन पे बिठा रहा हूँ। प्लीज ठीक है, यहाँ पे ज्यादा हो रहा है भीड़, तू वहां पे चले जा। और तू एकदम इस एंड पे आ जाना जब हो जाएगा। क्या वो पैर डिटैच करके रख रखे हैं? निकल ही नहीं पा रहे, बेंच से नहीं निकल पा रहा है। कल तू घर से कैसे निकलेगा? अरे तेरे को सुबह नाश्ते का भी ऑर्डर देना है भाई। जय तू जाए जैसे, बेशरम। हीट व्यक्ति है एकदम। नहीं नहीं, उस रो में, हाँ। तू एक्सट्रीम क्या होता है तेरे को नहीं समझता है क्या? ए तू हाथ हटा, हाँ। और एकदम दूरियां बढ़ जानी चाहिए तुम्हारे बीच में। हाँ तो मैं ये बोल रहा था, इस सम में अगर आप यहाँ का एक सोल्यूशन देखो, इन्होंने बैंक अकाउंट का वर्किंग नोट बनाया, बट सिर्फ बैंक का वर्किंग नोट बनाना विल इट बी सफिशिएंट? हो सकता है कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्रेश इशू और ज्यादा आ जाता। तो दोनों एंगल इवैल्यूएट करने बहुत ज्यादा। सब समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं? हाँ, सेकंड वाला जो मैंने वर्किंग नोट जो मैंने इस तरीके से बनाया, ये वाला पार्ट, इसके बदले उन्होंने क्या बनाया है? लेजर अकाउंट। तो आप एक काम कीजिए, अभी पहले ये लिखना स्टार्ट कीजिए। जब हम उस पार्ट पे आएंगे ना, उसके बदले में आपको लेजर भी प्रेजेंट करके वो भी नोटबुक में लिखवा देता हूं, समझ रहे हो? तो आप उस पर ऑल्टरनेटिवली करके बैंक अकाउंट बना के लिख लीजिएगा, सब समझे? हाँ हाँ, कोई बात नहीं ना। हाँ, कोई बात नहीं। और एग्जाम में ये हेडिंग नहीं देना है एज पर कंपनीज एक्ट रिक्वायरमेंट्स, अभी के लिए लिख लो कि तुमको समझे, है ना? हम्म। ऐसा कुछ शॉर्ट में मत लिखना जो एग्जामिनर मार्क्स शॉर्ट कर दे बस। उसको समझना चाहिए तू क्या बोलना चाहता है। विहान, सॉफ्ट टेनिस बॉल्स पड़ी है तो कल लेके आना ना भाई। और कोई एक और जन बैट लेके आओ, एक बैट रणवीर लेके आ रहा है। उधर बॉक्स क्रिकेट के लिए थोड़ी सी जगह है, खेलेंगे एटलीस्ट। वीर नहीं है, वीर अटेंड नहीं करता, कल आएगा क्या? ठीक है चल।
अच्छा सुनो गाइस, ये एज अ ड्राइवर चेक कर रहा होगा कि मेरे को अगर मैं अली भाड़ा लेके अलीबाग जाता हूँ तो कितना पैसा, इसको भाड़े में 1200, अरे वो कस्टमर से 1600 लेंगे तो 25% रख के 1200 तेरे को देंगे ना बेवकूफ। कल पता चला अपन वो टेम्पो ट्रैवलर के बाहर खड़े हैं भाई, रणवीर नहीं आया, रणवीर नहीं आया, रणवीर ऊपर से वो कटका मार के बताया चलो भाई। मैं तो कब से अंदर बैठा हूँ, मैं सोचा कमाई भी हो जाएगी साइड में। चलो गाइस, अच्छा अभी ये वाला जो पार्ट हमने बनाया इसके नीचे अभी आप लिखिए ऑल्टरनेटिवली, ऑल्टरनेटिवली वी कैन प्रिपेयर, ऑल्टरनेटिवली वी कैन प्रिपेयर बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट फॉर दिस वर्किंग, फॉर दिस वर्किंग। और उधर अभी आप ये वाला बैंक अकाउंट बना के बता दीजिए, समझे? हृदय एक बार सबका लिख के हो जाएगा तब मैं प्रेजेंट करता हूँ बात का। ये सबको समझा ना? वो 37,500 वाला जो हमने वर्किंग किया ना, उसके बदले ये बैंक अकाउंट बन सकता है। बुरा तो नहीं मान गया ना? तो सिर्फ तू थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान देना, तो मैं क्या बताऊं, अडॉप्ट कर लूं मैं तेरे को तेरे घर वालों से लड़के। इसको तो मैं लेके जा रहा हूँ 4 ही दिन में रिटर्न करने के लिए, फिर उसके घर वाले नहीं 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 चाहिए, बोले अब तो तुमको ही रखना पड़ेगा। लिख लिया सबने ये? वो 37,500 को सर्कल करना, 12,000 को नहीं, क्योंकि हमने आज बैलेंसिंग फिगर क्या ढूंढा इसमें, सबको समझा? This 37,500 is what we have found out as balancing figure in this account, not the closing balance of 12,000. और क्या है, सोच ले। पानी, पानी ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, सही रहेगा। क्या? अपने को वो जो छोटा छोटा बॉटल आता है ना, उसका दो। क्यों डबल पैसा देना है? मैं क्या करता हूँ, स्विगी से यहाँ का ऑर्डर कर देंगे, नीचे रखवा लेंगे अपने। कहाँ से ले आना? पर तू अकेले उठा के ला पाएगा? अरे तेरे पास तो टेम्पो ट्रैवल ही रही होगी। चलो इसके नीचे का भी लिख लो। क्या? फर्स्ट नहीं नहीं, किसी ने कुछ भी नाटक किया है ना, उसको एक कैप करके वापस भेज दूंगा। तू भी डबल कमाई हो जाए। दिन में 2 जन गायब है, एक जिसको रिटर्न भेजा है, एक रणवीर छोड़ के आ रहा है। बट ऐसे उधर भी मिल जाता है वो सब, तो विला में भी रखते ही हैं, कहीं पे भी आप जाओ थोड़ा बहुत तो। सेफ्टी किट तो है ही, ये देख ऐसे, इससे सेफ्टी है, सब कोई कुछ नाटक करेगा। बट मजा आएगा बहुत। बारिश का बस भगवान थोड़ा साथ दे, लिमिटेड हो। नहीं यार, प्रॉब्लम क्या है ना, रूट, ट्रैफिक, और फिर वो बारिश में कहीं रूट में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए बस। वैसे ये रास्ता ऐसा नहीं है कि कहीं अपने को कोई चैलेंजिंग रूट लेना हो,
डन। ये हो गया सबका लिख के? एक सेकेंड भाई देख ले, क्या ये वाला पार्ट देखना है देखो। हाँ क्या बोल रहा था तू? बारबेक्यू? आई डाउट ग्रिल व्रिल उधर ऐसा खाना पीना देखो जो चाहिए मिल जाएगा। अच्छा मैं तुमको खाने का मेनू भी भेजा क्या? खाना है सिर्फ तेको दिखाया था ना, तेको भेजा था। तीन चार हम लोग उस दिन जो कॉल पे थे हमने डिस्कस किया था, खाना भी है ऐसे, मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ खाने का भी मेनू। लंच में लिख लो नहीं नहीं, लंच में छोले पूरी श्रीखंड मतलब है ऐसे, तुमको दिक्कत नहीं होगी, मैंने एक बार ग्रुप पे शेयर कर दिया है जस्ट फॉर के अजीब लगेगा नहीं शेयर करूँ क्या? खाना सिंपल ही रखवाया है कि अपने को विला सस्ते से सस्ता पड़े। चले आगे। चलो गाइस नेक्स्ट सम। अब थर्ड सम हो गया। थर्ड सम में बैलेंस शीट बनाने को बोला नहीं है, फोर्थ सम में चलते हैं। क्या लिखा है गाइस, एक काम कीजिए ना, फोर्थ सम आप लोग ट्राई करेंगे क्या? बैलेंस शीट मत बनाओ बट एटलीस्ट जर्नल एंट्रीज और वर्किंग्स तो तुम कर सकते हो, कोई नहीं कर सकते हो? एक्चुअली इसमें फोर फीचर वाला है, अभी मैंने देखा, तो वो थोड़ा नया हो जाएगा। चलो मैं ही करा देता हूँ। क्या टाइम है? 11:15। अपन ने कितने बजे स्टार्ट किया है? 9:30 का लेक्चर। 9:45 को चालू हो गया था। अरे 9:41 को तो मैं आ गया था क्लास पे। मैंने रुकना ग्रुप पे मैसेज डाला था इट स्टार्टेड। वो एक्चुअली बाहर 2 मिनट लग गया ना, वो अपन आए तब। 9:46 को मैंने शार्प डाला लेक्चर है स्टार्टेड। आज अच्छा हुआ मैंने डाला, वरना तू प्रूफ नहीं होता। आई गिव यू 5 मिनट वॉशरूम ब्रेक, किसी को जाना हो तो। गाइस विल रिज्यूम एट 11:20 ओके फॉर एन आवर अगेन। ए इतना दूर मत जाओ। ए तुम लोग रुको रे, जो जो आने वाला है एक बार मेरे को बता दो। देखो फिर ऐसा हो जाएगा कि मैंने मेरे एंड से ट्राई किया। सॉरी यार, मैं यार ये दो बच्चों के पेरेंट्स से बात कर रहा था। मना भी होएगा, तुम बोलोगे एक और बार बात करनी तो मैं कर लूंगा, दैट इज व्हाट आई कैन डू। बट फिर तो देखो आखिर में डिसीजन तो पेरेंट्स का ही रहेगा। ऑब्वियसली दे आर द वन हु इज टेकिंग केयर ऑफ यू, तो दे विल डिसाइड। हाँ मैंने ये बोला है कि देखो बाकी सब चीज़ें, और एक चीज़, अगर लड़कियां आती हैं तो प्लीज़ मेक श्योर जो लड़की लोगों का रूम है। मेरी वाइफ क्यों कॉल करी? तो नहीं उधर 1 बजे क्या? तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो पैसे भी बच जाएंगे 4 लोग नहीं बट ठीक है, वो अपन कहीं और यूटिलाइज करेंगे, फिर और कुछ धमाल करेंगे। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आओगे तो द फर्स्ट क्वेश्चन बीइंग कि तुम्हारा मन है कि नहीं। अगर तुम ऐसा बोलो नहीं सर हमारा ही मन नहीं है, तो ऑल दिस डिस्कशन गोज फॉर अ टॉस। अगर तुम्हारा मन है तो तुम थोड़ा ट्राई करो।
हो जाएगा। ठीक है, चलो डन। कुछ भी बात करना हो मेरे को बोलना, आज डे एंड तक अपन ट्राई करेंगे कॉल वॉल पे। अगर हो सका तो फिर 7:15 बजे 7 बजे मिलेंगे, वरना फिर हम तुमको सैटरडे को 7 बजे मैं एटलीस्ट, मेरा लेक्चर सैटरडे को। मेरे को मेरा आ गया, बाकी सबका नहीं है। देखो क्या है, 2 दिन आराम है फिर तो, वरना अबे सम देखो क्या है गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा सुनो, विहान ने 3 सवाल ट्रिप से रिलेटेड पूछे हैं। विला के अंदर ही फूड मिल जाएगा? हाँ, यस। सेकंड, 19th को कितने बजे निकलना है? तो गाइस 19th को ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम उधर से 11 सवा 11 जो चेकआउट का टाइम है शार्प निकल जाएंगे और फिर सीधा घर आएंगे। लंच घर पे करेंगे, ये कोशिश करेंगे। ठीक है, 2 बजे तक आई फील। क्या हुआ है ना, रितेश सर का कैंसिल ही हो गया कंफर्म। यस ठीक है, ये तुमको ऑप्शन तब किसी ने बोला नहीं। हाँ, फिर तीसरा चीज क्या बोल रहा विहान ने पूछा है, ट्रैवल टाइम कितना है? देख मैं देख रहा था 2 से 3 घंटे के बीच में अलग अलग टाइम पे डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक है। मेरे को वही लग रहा है अपन 9 सवा, अगर 7 बजे सवा 7 निकल जाते हैं ना तो 9:30 पहुंच जाएंगे बीच पे, फिर 1-1.5 घंटा उधर टाइम पास करके विला चले जाएंगे। वो 7:15 निकल जाएंगे गाइस। सबको मिलना रहेगा 7 बजे। मैं अभी एक बार अनाउंस कर देता हूँ, 7 बजे मेरवान्स पे मिलेंगे सब लोग सुबह, और 7:15 पे शार्प गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, 7:15 गाड़ी स्टार्ट हो रहा है, दैट डज नॉट मीन कि लोग 7:15 ही आएंगे। जो 7 बजे के बाद आएगा उसको मैं 7:30 तक बस में भी खड़ा रखूंगा। आई विल डू इट ऑनेस्टली। और फिर स्पीड ब्रेकर भी आएगा नहीं, फिर वो उठेगा मार खा के। यस, अजंता मॉल के पास जो मेरवान्स है, नहीं मलाड वाले मेरवान्स पे। अरे यार क्या कर रहा है तू यार, चलो। हेलो, गाइस रियली सॉरी, बट मेरे को बीच बीच में अगर कॉल आएगा तो जवाब देना पड़ेगा। आई गेट स्टार्टेड विद द सम, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। द बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड एज एट 31st December इंक्लूड्स द फॉलोइंग: 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स है 100 रुपए के, शांत, जिसमें से 70 रुपीज पेड अप है। ठीक है, तो 30 रुपीज एक तो करना पड़ेगा, मंगाना पड़ेगा। 1 लाख इक्विटी शेयर्स है 100 रुपीज के, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, बैंक बैलेंस है। Under the terms of their issue, the preference shares are redeemable on 31st March 2022 at a premium of. In order to finance the redemption, कंपनी ने क्या किया? राइट्स इशू किया। राइट्स इशू से हमें फर्क नहीं पड़ता है तो फ्रेश इशू ही। राइट्स इशू का मतलब क्या होता है? मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करता हूं, उससे कंपनी को कोई अकाउंटिंग में फर्क पड़ता? 50,000 शेयर्स ऑफ 100 एट 110, तो 10 रुपए प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हैं हम, हाँ या ना? 20 being payable on application, 35 including premium on allotment, and the balance on 1st Jan 2023. The issue was fully subscribed and allotment was made on 1st March 2022. The money due on allotment were duly received by 31st March. The preference shares were redeemed after fulfilling the necessary conditions of Section 55 of the Companies Act 2013. You are required to pass necessary journal entries, assuming that preference shareholders holding 2,000 shares failed to pay the final call, and hence such shares are forfeited after giving proper notices. Ignore date column, show relevant extracts from the balance sheet. Balance sheet पे तो बाद में आते हैं। सबसे पहला स्टेप, हम फाइनल कॉल करेंगे और फिर जिन लोगों से पैसा नहीं आएगा उनके शेयर्स को क्या करेंगे? फॉरफीट। ठीक है, इस समय एक और चीज रेलेवेंट रहेगी, हम रिडेम्पशन की डेट तक इक्विटी शेयर्स का पूरा पैसा ले रहे नहीं है, तो देखना पड़ेगा कि वो फेस वैल्यू कैसे कंसिडर करनी है। विल कम टू दैट, शांति से एक एक स्टेप लेते हैं, घाई नहीं करते हैं। पहले फाइनल कॉल बाकी है। कितने शेयर्स है बच्चों? 70 रुपया मांग चुके हैं, मतलब 30 रुपया आना। कैलसी पे करो, 50,000 इंटू 30 कितना होता है? 15 लाख।
सही है। 15 लाख रुपया हम मांगेंगे, 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 15 लाख, करेक्ट और नॉट? शेयर होल्डर्स होल्डिंग हाउ मेनी शेयर्स? 2000 इंटू 30, 60,000 हो गया। 60,000 आने वाला, तो 15 लाख में से 1440 आएगा कि नहीं आएगा? तो बैंक अकाउंट डेबिट 1440, कॉल्स इन 60 टू 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, हाँ या ना? सब समझ रहे हैं? आगे चलूं। अब ये जो 2000 शेयर्स हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? फोरफिट। क्या करना पड़ेगा? फोरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल की लायबिलिटी कम करने के लिए क्या करेंगे? 2000 इंटू पूरा फेस वैल्यू कॉल्ड अप सोफार कितना होता है? पूरा 100 है कि नहीं है? है ना? पहले क्या होता है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द फेस वैल्यू कॉल्ड अप, जो पूरा 100 है इस केस में, है ना? कोई बोलेगा सर 70 ही था, 30 अभी कर लिया ना, 30 भी हमने कॉल अप कर लिया ना, तो अब कॉल्ड अप कितना है टोटल? 100। तो 2000 इंटू 100 2 लाख हो गया कि नहीं हो गया? 2 कॉल्स इन अरियर्स कितना है? यही 60 आना। 2 शेयर फॉर फीचर कितना हो गया? 140 हो गया कि नहीं हो गया? डू यू गाइज अग्री? उन्होंने पहले 70 रुपए में कोई डिफॉल्ट किया था, ऐसा कहीं बोला? तो हमने अज्यूम किया उन्होंने सिर्फ ये 30 रुपए में डिफॉल्ट किया, राइट और रॉन्ग? मेक सेंस? बैलेंस शीट में वैसे भी कोई कहीं पे कोई कॉल्स इन अरियर्स दिख रहा था क्या तुमको? नहीं। तो पास्ट के कोई पैसे में डिफॉल्ट। डू वी गो हेड? चलिए आगे चलेंगे। ये पार्ट हो गया। अब जैसे ही ये शेयर्स फोरफिट हो गए, माइंड में क्या आता है कि इन शेयर्स को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? पर सब में बोला ही नहीं है। अगर सब में बोला नहीं है तो रीइश्यू नहीं होगा, हाँ या ना? तो रीइश्यू की एंट्री स्किप कर दें, बट रीइश्यू की एक एंट्री करनी पड़ेगी। शेयर फॉर फीचर को कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? अब क्योंकि ये 140 कहीं पे भी यूटिलाइज नहीं होने वाला, देखो हम शेयर फॉर फीचर का बैलेंस कब तक मेंटेन करते थे? जब तक वो शेयर्स रीइश्यू नहीं होते। बट अब तो हम शेयर्स को रिडीम ही कर रहे हैं, तो रीइश्यू कभी भी नहीं होंगे। एम आई मेकिंग सेंस? पॉइंट क्या होता था भैया, अगर प्रोपोर्शनेट भी रीइश्यू कर रहे हो तो प्रोपोर्शनेट यूटिलाइज करो, क्योंकि बाद में आपको रीइश्यू करना है। बट अब हम लाइफ में कभी भी रीइश्यू करने वाले, तो ये पूरा शेयर फॉर फीचर हमने कहां ट्रांसफर कर दिया है? मेकिंग सेंस? पक्का? आगे चलते हैं। फ्रेश इशू कर रहे हैं कितने शेयर्स का? 100 रुपए के शेयर्स हैं, 100, जिसमें से एप्लीकेशन पे कितना रुपया ले रहे हैं? और 35 रुपया प्रीमियम मिला के कब ले रहे हैं? अलॉटमेंट पे, हाँ या ना? बैलेंस 1 जन 2023 को है, तो वो तो अगले साल है कि नहीं है? उससे एक बार अभी देखना। पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा 50,000 शेयर्स पे 20 रुपया, मतलब 10 लाख आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा बच्चों? तो एंट्री हुई, ये एंट्री हो गई थी हमारी। फिर बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 10 लाख 10 लाख। डू यू गाइस एग्री? पक्का? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, हाँ या ना? अब कौन सा पैसा मांगेंगे? अलॉटमेंट का, करेक्ट? कितना रुपया? 35 में प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। प्रीमियम कितना है इसमें से? 10 रुपया। तो 25 फेस वैल्यू, 10 प्रीमियम। कोई बोलेगा 10 रुपया प्रीमियम कहां मिला? लिखा है ना 100 का शेयर 110 में, तो प्रीमियम कितना हुआ? 10। 35 में से 10 प्रीमियम है, 25 फेस वैल्यू, 25 50,000 इंटू 35, 17.5 लाख रुपया मांगेंगे। अरे हाँ या ना? मैं बहुत भगा दिया क्या ये सब अभी तक? तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 17.2, कैपिटल में कितना जाएगा? 50,000 इंटू 25, 12.5। अरे हाँ या ना? 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 5, कोई डाउट इसमें? और अगली एंट्री में ये 17.5 रिसीव कर लेंगे। प्लीज बताइए सबको समझा? एम आई मेकिंग सेंस? पक्का? एक बार रिपीट कर दूं यहां तक का, है ना? ध्यान से देखिए, आप नहीं भी बोलेंगे तो भी मैं करने वाला हूं। पहले हमने फाइनल कॉल किया 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स पे 30 रुपया, 15 लाख रुपया, 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हाँ या ना? फिर हमने वो पैसा रिसीव किया, बट 2000 शेयर्स वालों ने पैसा नहीं भरा, तो 60,000 रुपया कम आया, तो हमको 14,40,000 आया। पहली और दूसरी एंट्री समझी सबको? 60,000 हमारा कॉल्स हो गया। गुस्से में हमने उनके शेयर्स को क्या कर दिया? फोरफिट कर दिया। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2000 इंटू 100 कम हो गया, डेबिट
2 कॉल्स इन अरियर्स का असेट हटा दिया और बैलेंस हमारी इनकम हो गई शेयर फॉर फ्यूचर की, करेक्ट? क्योंकि रीइश्यू नहीं कर रहे उसको कैपिटल रिजर्व में भी इमीडिएट ट्रांसफर कर दिया, ना अभी कर रहे हैं ना कभी करेंगे। वाह, समझा? फिर हमने इक्विटी शेयर्स का एप्लीकेशन का पैसा लिया 20,000 शेयर्स पे, सॉरी 50,000 शेयर्स पे 20 रुपया, 10 लाख रुपया लिया, उसको कैपिटल में ट्रांसफर किया, आया ना? और फिर हमने 35 रुपया लिया, बट उसमें से 2 पार्ट थे, फेस वैल्यू और प्रीमियम, स्प्लिट करके एंट्री पास करके पैसा रिसीव किया। कोई डाउट इसमें? पक्का? गाइस एक्चुअली क्या है, तुम अगर ध्यान से देखोगे ना क्वेश्चन में, एक बार मैं ये साफ कर देता हूं, क्वेश्चन में रिडेम्पशन कब का है? 31 मार्च 2020, और जो इक्विटी शेयर है ना उसमें 20 और 35 रुपया तो अभी आ गया है, बैलेंस कब आने वाला है? अगले साल। तो जो अगले साल आने वाला है मुझे उससे फर्क पड़ता, मुझे रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल एज ऑन डेट देखना है, समझ रहे हो? अच्छा, कितने की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स में रिडीम कर रहा हूं? टोटल फेस वैल्यू अमाउंट में बताइए, एक फेस वैल्यू एक शेयर की मत बताइए। 50 लाख, 50,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। अभी कोई बोलेगा सर बट 50,000 में से तो 2,000 फोरफिट हो गए, 50,000 में से 2,000, बट फिर भी मैंने आपको यहां पे सिखाया था, एक सेकेंड, कहां सिखाया था? ये रहा, अगर नहीं भी रीइश्यू करो तो फुल कैपिटल ही मानना है, एटलीस्ट फॉर वर्किंग नोट, एटलीस्ट फॉर वर्किंग नोट। मतलब जब मैं ये इक्वेशन बनाता हूं, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी इज इक्वल टू फ्रेश इश्यू प्लस, मानते हैं ये एंट्री, मतलब ये वर्किंग, समझे? यहां पे मैं अभी भी कितना लूंगा, समझ रहे हो? 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स तो क्या हो गए हैं, फिर भी यहां पे 48 लाख लिखूंगा क्या? 48 लाख ना लिख के यहां पे कितना लिखूंगा? एम आई मेकिंग सेंस? सामने फ्रेश इश्यू में कितना आएगा, ध्यान से देखिए, अभी तक 10 लाख और 12.5 लाख, सिर्फ 22.5 लाख की फेस वैल्यू आई है कि नहीं आई है? तो यहां पे मैं लिखता हूं 22.5 लाख, तो सीआरआर कितना बचेगा? एम आई मेकिंग सेंस? ऐसे तुम सोचो तो 50,000 सर हम इक्विटी शेयर्स नहीं इशू कर रहे, 100 रुपया, 50 लाख आ जाएगा, बट अभी तक सिर्फ कितना आया है? बचा हुआ कब आने वाला है? अगले साल ना, मेरे को उससे फर्क पड़ता, समझ रहे हो? नहीं समझे? पक्का? यहां पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक 50 लाख जो लिया और एक, तो मेरे को सीआरआर कितने का बनाना है? कितने का बनाना है? मेरे पास क्या रिजर्व्स अवेलेबल है वो 27.5 के सीआरआर के लिए? जनरल रिजर्व है 50 लाख का, बना दूं इसमें से? तो ये रहा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, 50 लाख माइनस 22.5, 50 लाख इज टोटल फेस वैल्यू, हाँ या ना? एंड फेस वैल्यू रिसीव्ड सो फार। उससे क्या फर्क पड़ता है? एंट्री में देख, तू एक अमाउंट डिटरमाइन करने के लिए उसको नहीं किया है, अभी तू जब रिडेम्पशन की एंट्री पास करेगा तो 48 लाख की पास करेगा, बट सीआरआर की वर्किंग के लिए तूने एक अमाउंट यूज किया, इससे कोई फर्क पड़ा क्या कहीं पे? आर यू गिविंग अवे एक्स्ट्रा मनी टू एनीवन? गाइस जस्ट एक कंप्लायंस की लिमिट चेक करने के लिए आपको 50 लाख यूज किया आपने, हाँ या ना? बट डज इट मीन जब आप रिडेम्पशन की एंट्री पास करेंगे तो 50 लाख पे करेंगे? वो 48 लाख पे ही होगी, समझे? हाँ, तो वो तो अलग ही हो गया, उसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है इसमें, उसका तो कोई डिस्कशन ही नहीं किया मैंने। मैं ये बोल रहा हूं, देख आज मेरे प्रेफरेंस शेयर्स अभी आउटस्टैंडिंग कितने के हैं? 48 लाख के, है ना? 2 लाख तो फोरफिट कर चुका, अभी प्रेफरेंस शेयर्स कितने के रीपे करने बाकी हैं? 48 लाख के। नहीं समझ रहे थे? पक्का? हाँ, तो 50 में से 48 बचा है। अभी कोई बच्चा बोलेगा सर आपने यहां पे तो 50 ले लिया तो सब गलत हो जाएगा। अरे इससे तो मैं सिर्फ सीआरआर बना रहा हूं, एक बुक एंट्री के लिए अमाउंट लिया है। एम आई पेइंग एनीवन 50? जब मैं ये रिडेम्पशन की एंट्री पास करूंगा वो मैं 48 पे ही करूंगा, तुम आगे देखना, हाँ या ना? तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? डज इट नाउ मेक सेंस टू एवरीवन? मैंने यहां पे सिर्फ एक वर्किंग के लिए अमाउंट पूरा ले लिया, सीआरआर 2 लाख ज्यादा भी बन गया, किसको फर्क पड़ता है?
मतलब कोई एक्स्ट्रा बनाना नहीं चाहता है, क्योंकि फ्री रिजर्व सब लोग रखना चाहते हैं, बट 2 लाख का सीआरआर जा कंपनी बंद हो ऐसा होएगा क्या? कुछ किसी नो वन गिव्स अ डैम, राइट? इट्स ओके। 2 लाख का सीआरआर ज्यादा बन गया, कोई मौत आ जाएगी क्या? सर सीआरआर 20 लाख दिया है तो 7.5 लाख मोर नीडेड, राइट? दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग विहान। मैं रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि वो 20 लाख पास्ट के किसी रिडेम्पशन के लिए बनाया होगा। हाउ डू यू नो वो 20 लाख इसी से रिलेटेड है? विहान का क्या कहना है, सर यहां पे बैलेंस शीट में 20 लाख का सीआरआर ऑलरेडी दिख रहा है, आप सिर्फ 7.5 लाख का बनाओ। अरे भाई हो सकता है पास्ट में और कोई प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए हो 20 लाख के, तब ये सीआरआर बनाया हो। हाउ डू आई नो ये इसी से रिलेटेड बनाया है? कहीं पे भी लिखा है क्या? हाँ अगर अच्छा, और एक चीज, ऐसा होता ना कि ये रिजर्व में रिक्वायरमेंट क्यूमुलेटिव रिजर्व की है क्या, आज तक का होता तो मैं मान सकता था, बट ऐसा कोई नहीं है ना। जितना आज जा रहा है उतना आज आना चाहिए, इज द लॉजिक। तो हाउ डू आई नो ये 20 लाख कोई करंट से ही रिलेटेड है? बता, तेरे को कैसे पता चला? तेरी बात हुई क्या XYZ वालों से? ही गॉट इट। बोलो। फुली पेड अप बोनस शेयर्स, जब भी कंपनी को ऐसे लगेगा, अभी जैसे आई गेस इन्होंने अनाउंस किया, थोड़े टाइम पहले रिलायंस ने किया, एक शेयर बोनस दे दिया 1:1 का, तो उनका शेयर प्राइस मार्केट में जो चल रहा था उससे आधा हो गया। तो फ्री बस बोनस शेयर्स देने के काम आता है, दे दो। समझे? कोई डाउट? और तुम ऐसा मत सोचो कि ये पैसा मेरा ब्लॉक हो गया, वो सिर्फ एक बुक एंट्री है, समझ रहे हो ना? इसके सामने कोई कैश पड़ा है उसकी कोई जरूरी, वो तो अपन असेट्स में डिप्लॉय करके पैसा कमाते ही रहते हैं ना। चलें आगे, शुड आई गो हेड? तो हम एंट्रीज में थे, ये एंट्री तक सबको समझ गई थी। दिस 27.5 लाख वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना? आगे चलते हैं। अब देखो रिडेम्पशन की एंट्री कितने पे पास हो रही है, देखा तूने? और समय ये भी कहा था कि रिडेम्पशन किस पे करना है, कितना, कहां लिखा है तुम बताओ? यस मैं देख रहा था तुम्हारा ध्यान है कि नहीं है। 5% के प्रीमियम पे आया ना। जब अभी रिडीम करेंगे, अब मत बोलना 50 लाख रिडीम करो, क्योंकि रिडीम तो एक्चुअली ही होंगे ना। अरे हाँ या ना? तो रिडीम करते टाइम 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की लाइबिलिटी मेरी कम हो जाएगी। कितने से बच्चों? क्योंकि 50 में से 2 तो पहले ही राइट ऑफ, मतलब वो हो चुका रिवर्स। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इसका 5% और 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 50.4। कोई डाउट इसमें? ये 2.4 लाख को राइट ऑफ करेंगे। हमारे पास कौन सा फ्री रिजर्व है? जनरल रिजर्व है। इस समय रिजर्व सफिशिएंट है ना, 50 लाख में से 27.5 लाख सीआरआर के लिए यूज किया। अभी भी मैं 2.5 लाख यूज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? आराम से। तो जनरल रिजर्व टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 2.4 और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक 50.4। इजी या टफ? पक्का? इजी तो नहीं है मेरे हिसाब से। दिमाग थोड़ा ज्यादा ज्यादा लगाना पड़ेगा इसमें। थोड़ा सोच ही रहे हो, गलत है। इसमें सारा दिमाग जो है तुम्हारे पास लगाओ, ठीक है? मैंने इसमें कुछ वर्किंग नोट बनाया है क्या ज्यादा? नहीं ना, क्योंकि इसमें ज्यादा करके कॉमन सेंस वाला ही था, है ना? मैं चाहता हूं आप लिखना स्टार्ट करें, और एक बार शांति से लिखें। तो कुछ डाउट आ रहे हैं ना तो पूछते भी जाएं। ऑनलाइन वाले भी बच्चे समझे हैं क्या? वो बैलेंस शीट की जगह दी है शायद। तू क्या कर रहा है भाई? ये इसमें लिखेगा तू? हाँ गाइज, इसमें एक चीज और है, अगर आप टेक्स्ट बुक में भी देखेंगे ना। गाइज एक सेकेंड ना, सब लोग स्क्रीन की तरफ देखेंगे एक बार। देखो यहाँ पे कैश इन बैंक अकाउंट बना है। हाँ हमेशा, मैं इस समय स्टार्टिंग में बोलना भूल गया, बट हमेशा ना हमें कैश इन बैंक अकाउंट एक बार बना लेना चाहिए। तू चेक के पैसा पे करने को भी है क्या? नहीं है, वरना फ्रेश इशू आपने को उतने से बढ़ाना पड़ेगा। कैश फ्लो का ना क्वेश्चन में नहीं भी बोला हो तो यू हैव टू चेक वेदर मैनेज हो रहा है या नहीं, वरना फिर आप या तो ऐसा नोट लिखिएगा, अगर नेगेटिव कैश आ रहा है तो अज्यूम के ओवरड्राफ्ट हुआ है, अज्यूमिंग ओवरड्राफ्ट। बट वैसा सिचुएशन मैंने किसी सम में देखा नहीं है। हमेशा वो इंस्ट्रक्ट कर ही देते हैं कि आपको ये सब करना है मेहनत, ठीक है? लिखना स्टार्ट करेंगे प्लीज? करेंगे ना? बैलेंस शीट कहाँ की है अभी?
मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, करवाऊंगा। सर हम लोग डेट्स क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था डेट्स को इग्नोर करने को, इग्नोर डेट कॉलम, ठीक है। इफ पॉसिबल सारी चीजों का ऑर्डर बताओ गाइज, ऑर्डर पूछ रहे हैं, सिंपल है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट का सेल है, कोई फ्रेश इशू है, तो वो सब पहले, उसके बाद सीआरआर का क्रिएशन, है ना, फिर रिडेम्पशन की एंट्री, हाँ, फिर प्रीमियम राइट ऑफ की एंट्री, और लास्ट में पेमेंट की एंट्री, समझे। और इन्वेस्टमेंट का जब सेल की एंट्री पास की, तब उससे रिलेटेड प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर वो सब भी हो जाना चाहिए। स्टार्ट सबसे पहले बोला, उसमें ऊपर तू रिडेम्पशन की एंट्री आने तक बाकी सब कर ले, उसमें ऑर्डर कुछ भी रखे, अनलेस डेट दी है तो डेट वाइज, वरना फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओथ एंट्री का लॉजिक ये है, जो हमने शेयर्स फोरफिट किए उस पे जो हमारे पास शेयर फोरफीचर है, आइडियली क्या होता है, रीइश्यू करते हैं फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। अब ये शेयर्स तो कभी रीइश्यू होने नहीं वाले, तो इससे सीधा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, समझा। हो गया, ये लिख के करूं स्क्रॉल? हृदय आपका डाउट क्लियर है? चलो बैलेंस शीट डिस्कस करें। ये सम बहुत इंपॉर्टेंट था। दो चीजें इसमें आपने क्या सीखी, एक, अगर कुछ रिडीम भी हो, सॉरी रिडीम क्या, फोरफिट भी हो गया और रीइश्यू नहीं भी हुआ है, तो भी सीआरआर की वर्किंग के लिए मैं पूरा फेस वैल्यू कंसिडर करता हूँ। और अगर मैं इक्विटी कुछ फ्रेश इशू कर रहा हूं, बट वो फ्रेश इशू कंप्लीट हुआ, तो जितनी फेस वैल्यू अभी तक क्रेडिट हुई है उसी को फ्रेश इशू मानने का है, या ना। वैसे इस सम में हम 50,000 शेयर 100 रुपए के फ्रेश इशू कर रहे थे 110 पे, है ना। तो हमारा तो फ्रेश इशू 50 लाख था, रिडेम्पशन भी 50 लाख था, तो सीआरआई की आवश्यकता, बट उस 50 लाख की फेस वैल्यू में से अभी तक हमने कितना कलेक्ट किया था, 22.5, तो 27.5 का सीआरआर इसलिए हमें बनाना पड़ा। सबको समझा? मिस्टर वक्रतुंड, आर यू ओके विद दिस? शुड वी गो अहेड? नेक्स्ट, अभी अपने को क्या बनाना है, बैलेंस शीट, करेक्ट। कैसे बनेगा बैलेंस शीट? सिंपल है, आपको क्या क्या चीजें दी हुई है पहले आप वो देखो। शेयर कैपिटल दिया हुआ है, इक्विटी और प्रेफरेंस दो चीजें दी है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो अब, हाँ या ना। कैलसी पे लिखो 1 करोड़, कैलसी पे लिखो 1 करोड़। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का, 1 करोड़ है, हाँ या ना। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है एंट्रीज में, उसको प्लस करना है, जहां जहां डेबिट हुआ है उसको माइनस। चलिए एंट्रीज में मैं ही ले चलता हूं आप लोगों को, इसमें भी वरना मिस्टेक कर दोगे। पहली एंट्री में कुछ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यस क्रेडिट हुआ है, प्लस 10 लाख कर दो। सेवेंथ में भी क्रेडिट हुआ है, प्लस 12.5 लाख कर दो। आगे कहीं पे भी कुछ नहीं हुआ है, खत्म, तो कितना आ गया, 1,22,50,000 आ गया। किसी ने पहले 1 करोड़ गलत टाइप किया है। अरे इसमें कैलसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने 1 करोड़ में 0 कम डाले होंगे मैडम, ये कैलसी का कोई एरर नहीं है। अच्छा एक सेकेंड, सब लोग को समझा मैंने क्या बोला? अच्छा एक और चीज, पहले ना एक काम करते हैं, इस पे भी आगे जाने से पहले हम क्या करते हैं, शांत हो जाइए। एंट्रीज में से, मैडम इधर देखिए प्लीज, वो अपना देखेगी। एंट्रीज में से जो जो चीजें आमने सामने कैंसिल हो रही है ना, उनको देख लेते हैं। फाइनल कॉल कैंसिल, कॉल्स इन अरियर्स कैंसिल, शेयर फॉर फीचर कैंसिल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कैंसिल, अलॉटमेंट कैंसिल, प्रीमियम कैंसिल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैंसिल, हाँ या ना, समझ रहे? ठीक है।
अभी देखिए 8%, अच्छा इधर भी जो पहली आइटम दी थी वो क्या थी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था 35 लाख का। देखो इसका मैंने चेक इसलिए नहीं कराया क्योंकि मुझे पता है ये जीरो हो गया। तुम चाहो तो कर लेते हैं, 35 लाख लिखो कैलसी पे। जब क्रेडिट होएगा तब प्लस, डेबिट होएगा तो 35 लाख। फिर यहाँ पे क्रेडिट हुआ 15 लाख, प्लस किया, फिर यहां पे डेबिट हुआ 2 लाख, माइनस करो 35 प्लस 15 माइनस 2, और सीधा फिर यहां पे आके -48 हुआ ना, जीरो आता है कि नहीं आता, सबको समझा? बस वही करवा रहा था मैं, जो जो चीजें मैंने कंसिडर कर लिया उनको मैंने टिक मारा है, जो सामने सामने कैंसिल हो गई उनको क्रॉस मारा है। सबको समझा है? ठीक है। अभी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जीरो आ गया, इक्विटी शेयर कैपिटल 1,22,50,000 आ गया, तो मेरा शेयर कैपिटल 1,22,50,000 आएगा कि नहीं आएगा? जिसका नोट में भी जाके क्या लिखूंगा, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच फुली पेड अप, ये 1 करोड़ पुराने वाले, हाँ या ना? नए कितने इशू कर रहे हैं हम, कितने रुपए का है, बट अभी तक कितना मांगा है हमने, सिर्फ कॉल्ड अप एंड पेड अप, कुछ गड़बड़ नहीं है, तो 22,50,000 ये आ गए 1,22,50,000। इजी है या टफ है? चलूं आगे। नोट भी हो गया, बैलेंस शीट का पार्ट भी हो गया। ऑनलाइन वाले भी सब कंफर्म कीजिए, सबको समझा है क्या अच्छे से मैंने क्या क्या बोला यहाँ पे? ठीक है, आगे चलता हूं मैं। नेक्स्ट, यहाँ पे ये आइटम हो गई, ये आइटम हो गई। नेक्स्ट क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख। मैं बार बार जब ऐसा बोलता हूँ ना, क्रेडिट होएगा तो प्लस, डेबिट होएगा तो माइनस, क्यों? क्योंकि इसका नेचर क्रेडिट बैलेंस है, हाँ या ना? कोई असेट में देखोगे तो डेबिट में प्लस, क्रेडिट में, अभी ये तो लाइबिलिटी साइड की आइटम है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी 5 लाख है। देखते हैं एंट्री में कौन सी एंट्री में आ रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहां पे आया 5 लाख, मिला 5 लाख, 5 लाख प्लस हो गया, और फिर कहीं नहीं आया, करेक्ट 10 लाख। अब मैंने लिखा रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 2 गया रिजर्व्स एंड सरप्लस में, सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख ओपनिंग बैलेंस प्लस कलेक्टेड ऑन, मिला के 10 लाख हो गया कि नहीं हो गया? रिजर्व्स में मूवमेंट हमेशा दिखाते हैं, तो इस तरीके से ओपनिंग क्या था, प्लस किस वजह से प्लस या माइनस हुआ है वो दिखाओ, और फिर फाइनल क्लोजिंग लिखो। सबको समझा? एम आई मेकिंग सेंस? पक्का सब समझे मैंने क्या बोला? रिजर्व्स में क्या दिखानी है, मूवमेंट। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, ये मूवमेंट दिख गई ना यहाँ पे कि 5 लाख ओपनिंग था, फ्रेश इशू की वजह से 5 लाख आया, मिला के 10 लाख हो गया। ठीक है, अभी और रिजर्व्स देखेंगे तब जाके टोटल हम बैलेंस शीट के फेस पे लिख पाएंगे रिजर्व्स का, है ना? इसमें नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा जैसे आइडियल तरीका है। ठीक है, रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद क्या दिया था, कितना था? कोई एंट्री में यहाँ पे 27.5 क्रिएट हुआ, 47.5 हो गया कि नहीं हो गया? और कुछ इसका नहीं है ना, तो ये 47.5 लाख, 20 प्लस 27.5 47.5। इजी टफ, मतलब मैंने सारी एंट्रीज गो थ्रू इसलिए नहीं करी क्योंकि मुझे पता है एक ही एंट्री में इतना, या तुम बार बार भी गो थ्रू करके टाइम मत वेस्ट करना, थोड़ा खुद पे कॉन्फिडेंस भी रखना कि तुमको पता है क्या चीज कहाँ कहाँ पे है ना। नेक्स्ट चीज क्या है यहाँ पे, कितना है, इसके लिए एक बार देख लेते हैं शांति से। जनरल रिजर्व, एक सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट नाइन, यहाँ पे डेबिट हुआ, माइनस कर दिया, 50 लाख में से 27.5 माइनस किया, 22.5 बचा, और यहाँ पे 2,40,000 माइनस किया, तो 20,10,000 बचा कि नहीं बचा? तो ये आ गया यहाँ पे दिस माइनस दिस माइनस दिस, 20,10,000। इजी लग रहा है? तो ये वाला कंसिडर हो गया है और ये भी कंसिडर हो गया। चलूं आगे। नेक्स्ट, बैंक पे बाद में आते हैं, पहले हम रिजर्व्स एंड सरप्लस को क्लोज करना चाहेंगे। अभी शांति से एंट्रीज गो थ्रू करके देखो कोई और रिजर्व क्रिएट हुआ है क्या जो आपने कंसिडर नहीं किया है। कैपिटल रिजर्व बाकी है 1,40,000 का कैपिटल रिजर्व, और कोई एंट्री में कुछ रिजर्व बन रहा है क्या जो मैंने बैलेंस शीट में नहीं था इसलिए अभी तक इग्नोर हो गया, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। तो कैपिटल रिजर्व लिख दिया, ओपनिंग क्या था, फोरफिटेड शेयर्स का 140, मिला के कितना आ गया सब कुछ, ये 79 लाख ऊपर फेस पे जाके लिख दिया रिजर्व्स एंड सरप्लस। इजी टफ, पक्का? आगे चलूं। ये अभी ना बैलेंस शीट का ना एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, देखो यहाँ पे लिखा है एक्सट्रैक्ट।
एक्सट्रैक्ट का क्या मतलब, वो पूरी बैलेंस शीट नहीं है, तो इसका टोटल लेके टैली करने की आवश्यकता, क्योंकि आपके पास शायद उतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी कि आप टैली कर पाए हैं, या ना। आपको बाकी एसेट्स वसेट्स दिए नहीं है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना है, ये है वो है। अभी आपको इसके अलावा सिर्फ एक चीज दी हुई है, वो क्या है, बैंक कितना है, 15 लाख। अब डेबिट को प्लस करेंगे, है ना। तो पहली एंट्री से देखते हैं, पहली एंट्री में नहीं है, दूसरी में प्लस हो रहा है 1440, देख रहे हैं सब लोग। 15 लाख पे प्लस करो 14,40,000, 15 लाख प्लस 1440 किया सबने। फिर नेक्स्ट आइटम क्या है, नेक्स्ट यहां पे 10 लाख प्लस हो रहा है, किया सबने 10 लाख प्लस। फिर 17,50,000 प्लस हो रहा है, और एंड में 50,40,000 माइनस हो रहा है। 50,40,000 लेस में पे किया ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, कितना बचा, 6,50,000, है ना। ये रहा 6,50,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इजी, अरे है ना। और ये यहाँ पे लिख दिया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में बैंक बैलेंस है 6.5 लाख। बैंक अकाउंट भी बना के दिखा देना, जिसमें ओपनिंग और फिर जो जो एंट्रीज के ऑपोजिट पर्टिकुलर्स है वो लिख देना, तो तुमको क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। इजी टफ यार, अभी ऑपोजिट पर्टिकुलर्स लिखने तो आता है कि नहीं आता है, जो प्लस माइनस के उसका एक अकाउंट भी बना है, सब चीज के लिए नहीं बट जनरली बैंक के लिए अकाउंट दिखाना प्रेफर्ड रहता है, समझा। और कोई अभी जाके एंट्रीज में देख लो, और कोई ऐसा असेट या लायबिलिटी है जो हमारी एंट्रीज में आया और कंसिडर करना बाकी हो। ये सब हो गया, यहाँ पे हो गया, ये हो गया, 5वीं एंट्री, 6ठी एंट्री, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में भी कुछ नहीं है, 11वीं 12वीं में भी कुछ नहीं है ना, कोई भी क्योंकि देखो और भी इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास नहीं है, बट जो हमारे सम से आ रही है वो तो हमें देखनी पड़ेगी। यहां से अभी मुझे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली जिसको मैंने अकाउंट फॉर किया नहीं। बोलिए, कुछ डाउट है यहाँ पे सेकंड बेंच पे, तो क्या डिस्कस कर, अमाउंट नहीं आया था, 50,40,000 माइनस किया था तूने एंड में। हाँ मैंने हाँ, अरे यार तुम यहाँ पे देख लो, ये सारी एंट्रीज हैं, 15 ओपनिंग प्लस 1440 प्लस 10 प्लस 17.5 माइनस 50,40,000, बस इतना है, ठीक है। इजी लगा टफ लगा लोगों को, पक्का। तो अभी बैलेंस शीट भी कंप्लीट कर, ऑनलाइन वाले भी कंफर्म करेंगे, हैज एवरीवन अंडरस्टूड दिस गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड ना। सब दिखाऊंगा, सब लिखना है आपको। आपको ऐसा क्यों लगा सिर्फ लेजर अकाउंट लिखना है, ये लिखो पहले, पहले बैलेंस शीट का फेस लिखो, फिर हम नीचे जाएंगे नोट्स लिखेंगे, फिर वो बैंक अकाउंट भी बनाएंगे, ठीक है। सब जगह आपके टेक्स्ट बुक में बनी हुई है इस चीज के लिए, आप चाहे तो उधर बना सकते हैं। इसमें सिर्फ अमाउंट लिखना है ना, लिख देने दे एक दो जनों को, पेज नंबर बता दो उसको। एक बार रिजर्व्स एंड सरप्लस का सीआरआर की एंट्री बैलेंस शीट में एक्सप्लेन करो। जनरल रिजर्व टू सीआरआर एंट्री थी, तो जनरल रिजर्व में माइनस करेंगे ये नोट में जाके, और सीआरआर में प्लस करेंगे। जब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं दिखा भी देता हूं। ये हो गया सबका, अरे हीरो लिखा गया, चलो ये देख भाई, यहां पे सीआरआर में प्लस किया, ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व, और यहां पे किया जनरल रिजर्व में ट्रांसफर टू सीआरआर माइनस कर दिया, क्योंकि जनरल रिजर्व डेबिट हो रहा था, डेबिट मतलब कम, और सीआरआर क्रेडिट मतलब प्लस। विहान पहले अपन ना ये 12th का खत्म कर रहे हैं ना, मिड सितंबर ये सब तक, फिर अपन सीए फाउंडेशन का टेस्ट वेस्ट का सोचेंगे, ठीक है ना। अभी अपना आई थिंक अकाउंट्स पूरा हो गया, मैथ्स का मैथ्स 2 हो गया है, मैथ्स 1 के सर ने अभी 4 चैप्टर ले लिए ना आज, 3, कितने टॉपिक है, 8। अभी सर को बोलो पूरा पूरा ही लेना नेक्स्ट। मैथ्स 1 के कितने टॉपिक हो चुके हैं वैसे सिखा के, 6 हो गए ना, तो अभी सर को बोलो और टेस्ट नहीं रखे चैप्टर वाइज, बचे हुए दोनों टॉपिक खत्म करके 8 का ही रखे अभी जब रखे। और ऐसा मत बोलना कि बचे हुए 5 का रखो, वो मत टाइम पास करो, पूरा पूरा लिखो, है ना। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में हमेशा ना इंक्रीमेंटल होना चाहिए, कि आज 2 चैप्टर का टेस्ट हुआ,
अभी और 2 सिखा दिए तो वो 2 का नहीं, 4। दैट इज हाउ यू गो फॉर अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का लर्निंग, समझ रहे हो? क्योंकि जो एक बार प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में हो गया, उसमें तो क्या ही स्ट्रेस लेना है। ठीक है, एक बार अगर नारायण सर का कुछ और डिस्कशन है, देखो वो उनका सब्जेक्ट है, तुम रिक्वेस्ट कर सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स का टेस्ट रखा जाए। ठीक है, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि, और मैं तो अभी अकाउंट्स के लिए जब भी नेक्स्ट रखूंगा तो सीधा प्रीलियम होगा। ठीक है, तो वो आप रेडी रहिएगा, कोई भी एक बोर्ड पेपर या ओसी का टेस्ट मैंने ऑलरेडी ग्रुप पे डाल दिया विहान। कमिंग संडे फर्स्ट 4 टॉपिक्स हैं आपके उसी का। क्या? अच्छा, संडे के बदले मंडे बोल रहे हैं, ठीक है, वो संडे या मंडे देख लेंगे। कोई बात नहीं, वो ओसी का सिर्फ संडे या मंडे का देख लेंगे, बट टेस्ट रहेगा आपका 4 टॉपिक का। ठीक है, वो मंडे इसलिए रखना चाहते हैं सर, क्या है, संडे को सर अवेलेबल रहते हैं, तो सर 3-4 घंटे टेस्ट। हाँ हाँ, तो ठीक है ना, तो सुबह लिख लेना वरना बाद में लिख लेना। सर संडेज के टेस्ट को मंडे इसलिए शिफ्ट करना चाहते हैं क्योंकि मंडे को सर के पास आएगा टाइम स्लॉट अवेलेबल 1.5 घंटे का है, तो वो चाहते हैं 1.5 घंटा ही मैं लेक्चर लूंगा, उसके बाद टेस्ट हो जाए। और संडे उनके पास 3-4 घंटे का स्लॉट है, तो वो चाहते हैं उसमें टाइम अवेलेबल ज्यादा है, तो बच्चों की पढ़ाई ज्यादा हो जाएगी, उसमें कुछ गलत नहीं कर रहे हैं वो। ही इज ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज हिज टाइम एंड योर टाइम। ठीक है ना, तो वो संडे के बदले मंडे भी रख सकते हैं टेस्ट, दैट्स ओके, बट टेस्ट रहेगा संडे और मंडे।